नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हम द जेसी शो। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ, मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ हैट्रिक लगाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ यह भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी के लिए कोई चुनौती है तो वो दक्षिण की है। एक तरफ जहां पर अयोध्या में राम मंदिर की धूम थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में राम के हर एक द्वार पर मत्था टेकते हुए नजर आए। यानी कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण और उत्तर के बीच जो खाई है उसको आस्था के एक सेतु के साथ पार करने की कोशिश की है और उसी 400 पार के नारे के साथ दक्षिण में जोरदार प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन दक्षिण में असल मायने में बीजेपी की रणनीति 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर है क्या, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में। और पहले सवाल के साथ ही, क्योंकि आज जो हमने द जेसी शो का टाइटल रखा है वो है मोदी द न्यू शाइनिंग सन ऑफ साउथ। आखिर इसके मायने क्या हैं, इसका अर्थ क्या है और क्या साउथ में भी मोदी ब्रांड सुपरहिट होगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, इस टाइटल का एक ही मैसेज है, मोदी इज़ द न्यू स्टार ऑफ साउथ, Modi is the new emerging face of South. Modi is the biggest factor for BJP in South. Modi understands the dynamics of politics of South India. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयललिता और करुणानिधि के बाद, MGR के बाद आज वहाँ वैक्यूम है, फेसेस का वैक्यूम है। कोई बड़ा चेहरा तमिलनाडु की राजनीति में आज नहीं है। उस वैक्यूम को भरने का काम नियति ने जो है ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी है। इसीलिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो वैक्यूम है वहाँ एक बड़े चेहरे का, बड़े फेस का, इसको कौन भरेगा? तो स्वाभाविक उत्तर है इसका नरेंद्र मोदी। वहाँ की जनता भी बड़ी उत्साहित है। आज आपने देखा है, अभी रोड शो में देख रहा था तमिलनाडु का, लाखों लोग उमड़ रहे हैं वहाँ पे। आप कह नहीं सकते और कोई आश्चर्य नहीं होगा इस चुनाव के बाद आप वास्तव में कहने लग जाएँ कि मोदी हैज़ एमर्ज्ड एज द फेस ऑफ तमिलनाडु। और एक बात और है इसमें, इसका एक नैतिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री महसूस करते होंगे कि उत्तर, पश्चिम और पूर्व में झंडा फहराने के बाद, भगवा फहराने के बाद दक्षिण की बारी है। दक्षिण में भगवा फहराना है। आज देखिए, ऑल सेड एंड डन, आंध्रा में, केरला में और एक स्टेट और है आपकी जहां बीजेपी का अभी खाता नहीं खुला है दक्षिण के अंदर। अगर आप इसको देखते हैं तो वो चुनौती है प्रधानमंत्री के सामने। तो उन्हें मन बनाया हुआ है कि मुझे एक राष्ट्र का नेतृत्व करना है, केवल प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व नहीं करना है। उस भाजपा को जिसका वो नेतृत्व करते हैं, उसका परचम, उसका भगवा, उसका झंडा साउथ में जिस दिन फहराएगा उस दिन मोदी मन ही महसूस करेंगे कि आज मैं प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लोगों का, करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाला मैं नेतृत्व हूँ, मैं लीडर हूँ। आज यही भावना जो है नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि आप साउथ चलिए, इस जिम्मेदारी को संभालिए और साउथ का फेस बनिए। सर, ये लोग कहने लगे हैं आजकल कि मोदी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी। कितना सहमत हैं आप इससे? एब्सोल्युटली करेक्ट। वो भाजपा जो 370 सीट लाने की बात करती है अभी, और उससे पहले वो भाजपा जो धारा 370 कश्मीर में मोदी के नेतृत्व में हटाती है, वो भाजपा जो मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनवाती है, वो भाजपा जो मोदी के नेतृत्व में UCC लागू करवाती है, जो CA लागू करवाती है, उस भाजपा के आर्किटेक्ट हैं ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। और फिर वो भाजपा जो आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, वो भाजपा जो तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है मोदी के नेतृत्व में, वो भाजपा जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है जिसे हम कह सकते हैं, उस भाजपा को बनाने की जिम्मेदारी, उसका जो आर्किटेक्ट है वो नरेंद्र मोदी है। हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी की भाजपा का आर्किटेक्ट है नरेंद्र मोदी। सर, आखिर भारत की दशकों पुरानी जो फिलॉसफी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड है, ये है क्या? डिवाइड इस तरह से है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, कम से कम 50 साल पुराना, ज़्यादा कहेंगे तो 100 साल पुराना। वहाँ पे एक बेसिक इशू ये है वहाँ पे कि एंटी ब्राह्मण अर्थात एंटी सनातन और एंटी हिंदी भाषी, ये वहाँ के रग रग में भरा हुआ है। और एक्चुअल में द्रमुक का जो जन्म हुआ है, द्रविड़ का जो जन्म हुआ है, वो ब्राह्मण विरोध, सनातन विरोध के नींव पे हुई, इसकी नींव बनी है वो उसके ऊपर बनी है एक तरह से। तो ये तो विरोध और ये तनाव है जो बहुत पुराना है जिसे कहना चाहिए। और एंटी हिंदी आंदोलन चला था 1958 के अंदर एक बार वहाँ पे जो है, तो उस समय जो है एक नेता
पैनियर करके एक नेता उभर के सामने आए थे, उन्होंने उसको बल दिया, सारे देश में आंदोलन चला और फिर एक प्रयास ये हुआ भारत सरकार से प्रयास हुआ कि हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पूरे देश में लागू किया जाए, इंक्लूडिंग साउथ। उसका विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, कई लोग मारे गए और आज भी तमिलनाडु के अंदर जो है वो हिंदी भाषी जो शहीद दिवस था मृत्यु का उन लोगों का, उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जब तक ये स्थितियाँ सुधरेंगी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक तो ये स्थिति बनी। दूसरा, इसके बाद में क्या हुआ, विरोध का कारण ये बना 1924 के अंदर जो है त्रावणकोर जगह है उधर जो है, उसके राजा थे वहाँ पे, उनका एक मंदिर था। किसी ने एक दिन सुबह कहा कि मंदिर जाने वाले रास्ते में दलित लोग नहीं चलेंगे। आंदोलन हुआ, स्थानीय लोगों ने, राजा ने लाठियाँ चलाई, कई लोग मारे गए। अब वहाँ पे फिर उसी पैनियर की एंट्री हुई, उसी व्यक्ति की जो इसका जनक है ब्राह्मण विरोध का जो है, उसने आंदोलन को अपने हाथ में लिया और आगे जाके आंदोलन बड़ा होता चला गया। तो कुल मिला के क्या है कि गैर ब्राह्मणवाद आपने कही और गैर हिंदी, ये जड़ है इसकी। तो ये चुनौती है बहुत पुरानी, इसको नरेंद्र मोदी कैसे टैकल करते हैं ये देखने की बात है। बाकी मूल विरोध का जो कारण है वो ये है एंटी ब्राह्मण और एंटी हिंदी। और एक व्यक्ति ने ये कहा, तमिल के किसी एमएलए ने ये कहा है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना एक अभिशाप है। कुल 4% ब्राह्मण हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से जो है, और वो डोमिनेट करते हैं हमें। तो ये जो प्रतिशोध का भाव है, कटुता का भाव है, घृणा का भाव है सनातन के प्रति, ये मुख्य कारण है इस सारी कहानी का। सर, नॉर्थ और साउथ के बीच एक दीवार से दिखती है चुनौती के रूप में भी, क्या मोदी इस दीवार को गिरा पाएंगे? देखो, गिराना है तो मुश्किल, लेकिन मोदी भाग्य के धनी हैं, तकदीर वाले हैं, और ऐसा लगता है ईश्वर ने राम मंदिर की तरह ये काम भी उन्हें सौंपा है, इस दीवार को गिराने का, देश को एक करने का, इस जो अंतर है उसको ख़त्म करने का। दीवार गिराने का काम शुरू हो चुका है, मैं इतना कह सकता हूँ। दीवार कब टूटेगी फाइनली फॉर्मली जा कर के जो है, इसमें वक्त लगेगा, कुछ समय लग सकता है। इसलिए मोदी आज की नहीं, वर्तमान की नहीं, भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं दीवार को पूरा तोड़ने की। लेकिन दीवार तोड़ने का काम जैसे कहना चाहिए वो चालू हो चुका है। आज जो लाखों लोग सुनने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु में, आप देखिए, और राम मंदिर फैक्टर है, ये दोनों मोदी की लोकप्रियता और वहाँ एक बड़े चेहरे का भाव और राम मंदिर इफेक्ट, ये वास्तव में कोई आश्चर्यजनक फिगर ला सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो 3.5%, 3.66% वोट शेयर है भाजपा का तमिलनाडु में। अब देखिए चमत्कार हो जाए, इस बार 10-12% तक जा सकता है। वो सीट किस ज़माने में जो एक आई थी, आज एक भी सीट वहाँ पे नहीं है, हो सकता है 7-8 सीट वहाँ पे आ जाएं। 7 सीट पे भाजपा फोकस कर रही है। और जो गेम चेंजर की बात होती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, यही नरेंद्र मोदी इसी तमिलनाडु के अंदर अगर 15-16 सीट भी लें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि गेम चेंजर हैं ये। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। लेकिन दीवार तोड़ने का क्रम चालू हो चुका है, उसकी नींव भरी जा चुकी है। अब उसका इंतज़ार है कि 5 साल में, 10 साल में कब टूटती दीवार पूरे तौर पे। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्पीड पे डिबेट हो सकती है दीवार टूटने की, लेकिन टूटने का काम शुरू हो चुका है। सर, मैं नॉर्थ और साउथ की दीवार को तोड़ने की बात की, आपने कहा कि शुरू हो चुका है काम। अब बड़ा सवाल ये आता है कि चुनौतियाँ क्या हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्लान क्या है बीजेपी के पास? देखिए, चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण जो वहाँ का भाव है उसको कैसे ठीक किया जाए। और चुनौती क्या सबसे बड़ी ये है कि भाजपा की छवि हिंदू समर्थक, हिंदू सनातन की मानी जाती है। तो डे 1 को आप क्या है कि आप वॉल को हिट करते हैं जब आप तमिलनाडु में घुसते हैं, भाजपा मुकाबला करने के लिए घुसती है, क्योंकि मतलब पहली एंट्री पे जो है ना रोड ब्लॉक खड़ा हुआ है एंटी हिंदी का, एंटी सनातन का। उसको कैसे पार करेंगे? तो वो जनता की लोकप्रियता से पार हो सकता है, मोदी की लोकप्रियता से पार हो सकता है, जनता का दृश्य बदले, जनता का मनोज्ञान बदले, उससे हो सकता है। तो चुनौती है ये। तो स्ट्रैटेजी की जो बात आप कह रहे हैं, फिर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी वहाँ जो इन्होंने बनाई है वो भी बनाई है राम मंदिर पे बेस करके स्ट्रैटेजी बनी है। और उसकी धारणा ये है कि उत्तर दक्षिण के बीच में सदियों पुरानी सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक सद्भाव है, उसको एनकैश करना, उसको फिर से रिवाइव करना है, ताकि एंटी हिंदू, एंटी सनातन की जो बात है उसको ओवरकम किया जा सके। तो एक तो इनकी नीति इस तरह की बनी है, वो जो मैंने आपसे कहा अयोध्या का, तमिल अयोध्या का राम मंदिर का जो कनेक्ट है, जिसको आप देखिए कि उसका परिणाम आपके सामने है कि दोनों राज्यों के बीच और इस देश के हिस्सों के बीच में जो है अब एकता फिर से कायम होने लगी है। फिर एक महिला का उन्होंने बनाया है, महिला समागम करके अभी 2 लाख महिलाएं थी वहाँ पे केरल में कुछ दिन पहले कनेक्ट हुआ था मोदी के साथ में जो है। फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट कार्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाजपा का। आप देखिए कुल मिला के आज अगर वोट्स की संख्या हम देखें तो 91 करोड़ मतदाता थे पिछले चुनाव में 2019 में, 44 करोड़ महिला मतदाता थे और उनका टर्नआउट जो है पुरुषों से ज़्यादा था। फिर आप देखिए 10 करोड़ उज्ज्वला योजना आपकी जो है मुफ्त गैस कनेक्शन, 27 करोड़ जो है बैंक जनधन खाते आपके जो है,
और महिलाओं के मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से 26 हफ्ते कुछ कर दिया उन्होंने। 5,000 रुपये आपको बच्चे के जन्म पे मिलते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा हिस्सा है सारी स्ट्रेटजी का, उनका जो है भाजपा का जो है। तो ये सब आपके सामने है। तो फिर ये एक नया गठजोड़ बनाएंगे, ब्राह्मण प्लस दलित का एक काउंटर गठजोड़ बनाने की बात भी चल रही है। 1999 में गठजोड़ बना था तो 1 सीट पे जीते थे लोग ये। तो कुल मिला के क्या है कि एंटी हिंदू, एंटी सनातन सेंटीमेंट को कंट्रोल करना, वुमेन एम्पावरमेंट कार्ड को प्रमोट करना, करप्शन के मुद्दे को उठाना सरकार के खिलाफ जिसे कहते हैं, और भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो बेनिफिशरीज का एक वोट बैंक है, उसको एनकैश करना, यही ब्रॉडली स्ट्रैटेजी है भाजपा की आज की तारीख में, इसको काउंटर करने के लिए और द्रमुक को काउंटर करने के लिए। सर, नॉर्थ साउथ को 2 हिस्सों में बांटने का एक प्रयास सा दिखता है, अलग अलग क्षेत्रों के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या ये प्रयास नेशनल इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ नहीं है? नहीं, खिलाफ है बिल्कुल। आप एक देश को 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये कोई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ हज़ारों मील का डिफरेंस था उनके बीच में जो है। यहाँ तो आप बेंगलोर से चलिए, दिल्ली से चलिए, 1.5 घंटे की फ्लाइट में आप पहुँच जाते हैं वहाँ जो है। चेन्नई जाइए 2 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो देश के 2 हिस्से नहीं हो सकते। 2 हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग सभ्यताएँ नहीं हो सकती हैं। दोनों हिस्से अलग अलग कल्चर का जो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल इस दीवार को तोड़ना होगा। तो ये राष्ट्रीय एकता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। राष्ट्र का जो किसी भी का होता है उसको उत्तर पश्चिम में नहीं बांटा जा सकता। आज देखिए देश के बाकी 3 हिस्से जो हैं आपके, वो तो सब ठीक हैं, और एक चौथा हिस्सा जो साउथ का है वो थोड़ा अलग थलग महसूस करता है। तो ये विचारधारा का जो सेपरेशन है, और ये विचारधारा का सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन नहीं है, भौगोलिक सेपरेशन नहीं है। भौगोलिक तो सब आसपास हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं जो है। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल था कि बेसिकली इट्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ, जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो होता है कंट्री का, उसके खिलाफ है। बट लेट्स सी फाइनली व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन, व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन जो है। यहाँ पर जो खाई है दक्षिण और नॉर्थ की, इस खाई को पाटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। फिर एक सवाल यह आता है कि तमिलनाडु में वो हार क्यों नहीं मान रहे, और दूसरा सवाल ये कि इस खाई को पाटने के लिए क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के साथ साथ तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हार नहीं मानने का तो आप मोदी को जानते हैं, किसी हालत में हार नहीं मानो। तो कहते हैं मेरी गारंटी की भी गारंटी है। और कल जो सम्मेलन था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा जो कोई गारंटी नहीं दे तो मेरे पास आना, मोदी गारंटी देगा। कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास बनता है सफलता से। सारी सफलताएं उन्होंने करी हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका सफलताओं से भरा हुआ है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इसको करके रहूँगा। इसको मैंने सुना कि थिंकिंग चल रहा है कि केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को ढूंढा जाए, वहाँ से नरेंद्र मोदी खड़े हों, केरल के वोटर्स को भी उसमें इम्पैक्ट आएगा उसमें जो है, और इधर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। और नरेंद्र मोदी क्या है, यूँ इस देखा जाए तो बहुत बहादुर और शेर किस्म के आदमी हैं, कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हार सकते हैं साउथ में जा करके। आत्मविश्वास है अपना अपना, और हारेंगे नहीं। आज जो लाखों लोगों की भीड़ उनको सुनने आई, देखा आपने। तो एक तो मेरा पक्का मानना ये है कि साउथ से वो चुनाव एक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकते हैं। मदुराई का नाम आता है, मदुराई वो बार बार जाते भी हैं, हो सकता है। इधर चर्चा राजस्थान में बार बार आती है कि जयपुर में 2-3 यात्राएं उनकी हुई हैं, बड़ा ऐतिहासिक स्वागत हुआ। तो लोग कहते हैं जयपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक धारणा पक्की है कि एक न एक निर्वाचन क्षेत्र होगा तो चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। तो फिर वो जयपुर नहीं आएंगे, फिर वो साउथ ही जाएंगे, और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो बॉर्डर पे होगी केरल, उसके वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सर, आपको लगता है कि तमिलनाडु में कुछ दिग्गज भी चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा के, जैसे केंद्रीय मंत्री हुए, निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर हैं, या कोई राज्यपाल चुनाव में उतर सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। लेटेस्ट ग्रे पॉइंट इसमें यही है कि 2 मंत्री जिन्हें पहले राज्यसभा का क्लीन चिट दे सके, अब राज्यसभा में रहिए, सीतारमण और जयशंकर प्रसाद। और शायद कल प्रहलाद जोशी ने इंडिकेट किया कि नहीं, इनको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और वो कहाँ से लड़ेंगे, इनमें से एक तो बेंगलोर से लड़ सकता है, एक तमिलनाडु से लड़ सकता है। वो नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, अमित शाह डिसाइड करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके अलावा भी, 2 के अलावा भी कुछ केंद्रीय मंत्री ऐसे हो सकते हैं जिनको कि दक्षिणी राज्यों से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। एट द सेम टाइम कुछ गवर्नर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको चुनाव के मैदान में उतारा जाए। कुल मिला क्या है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई है, सबसे ज़्यादा हार के चांसेस हैं आपको, वहाँ बड़े से बड़े चेहरे को उतारा जाए। कठिन से कठिन पार्टी का जो चेहरा है, बड़ा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा है, उसको उतारा जाए। तो इसी फिलॉसफी के चलते बहुत संभव है कि कुछ बड़े केंद्रीय मंत्री और गवर्नर्स, उनको भी दाव पे लगाया जा सकता है कि जाओ चुनाव लड़ो, जीत के दिखाओ, मैं भी तो जीत के आता हूँ। सर, क्या तमिलनाडु में बीजेपी की जो आकांक्षाएं हैं वो सिर्फ 2024 चुनाव तक ही सीमित हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जहाँ आ जाते हैं फिर वापस नहीं जाते। आप यूँ मान लीजिए, अमित शाह जहाँ आ जाते हैं वापस नहीं जाते। कश्मीर में आ गए, 370 हो गया तो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक, तो अगले 50 साल की उनकी है। इसलिए मैंने कहा कि वो वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
और इसी प्रोसेस में अगर वर्तमान में 10-15 सीट उनकी आ गई, अगले चुनाव से पहले मान लो 20 आ गई, 18 आ गई, जब जनता बदलती है ना विचार अपना, तो पता नहीं चलता, फिर वो एक सुनामी की तरह परिवर्तन होता है राजनीति में जो है। लेकिन ये बात पक्की है कि इसी चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो, उनका फोकस अगले 50 साल की राजनीति दक्षिण में कैसी हो, क्या हो, इस पे है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो योजना है इस चुनाव तक सीमित नहीं है, इसके आगे, बहुत आगे, 50 साल आगे तक है। सर, आजकल एक और टर्म है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, वो है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टूरिज्म। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से दक्षिण भारत के कई मंदिरों में पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया, क्या ये मानकर चलें कि उनके वहां जाने के बाद दक्षिण भारत के मंदिर भी आकर्षण का केंद्र होंगे? और इस जिस टर्म का मैंने जिक्र किया, उस दिशा में ये मानकर चले कि एक बूम आने वाला है? निश्चित तो बूम तो आ चुका है। नरेंद्र मोदी 1-1.5 महीना पहले वहाँ गए थे, अब आप देखिए क्या बुकिंग ही नहीं मिल रहा ट्रैवल का। फ़्लाइट्स के कितने ज़्यादा टिकट्स महंगे हो गए हैं साउथ की तरफ जाने के लिए जो हैं। साउथ के मंदिरों में नरेंद्र मोदी ने जो अपना चेहरा मोहरा जिस ढंग से दिखाया, जैसी पूजा उपासना करी, और जिस तरह से सारा एसपीजी को हटा करके एक आम नागरिक की तरह मंदिर में बैठ के अपना व्यवहार किया, पूजा पाठ करी, वो सब किया, वस्त्र धारण किए, सारा जो है, तो गदगद हैं लोग जो हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के नरेंद्र मोदी उभर चुके हैं वहाँ पे, एक ब्रांड एम्बेसडर साउथ के मंदिरों के बन चुके हैं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे नहीं गया होगा इन मंदिर देखने, नरेंद्र मोदी दिल्ली से चल के वहाँ पे गए हैं, उनको दूर का दिखाई देता है। यही वो कारण हैं मंदिर से जुड़े हुए जो नरेंद्र मोदी को एक गेम चेंजर बना सकते हैं साउथ में भी। सर, क्या द्रविड़ और सनातन शैली में कोई समानता भी दिखती है? और ख़ास करके क्या नरेंद्र मोदी इसको अपने जीवन में अपना भी चुके हैं, चाहे वो धार्मिक आस्था की बात की जाए, जीवन दर्शन की बात की जाए या संस्कृति की बात की जाए? इसका उत्तर है विचित्र किंतु सत्य। ये सच है। सबसे पहला कॉमन पॉइंट है रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना। सेकंड है वुमेन एम्पावरमेंट। तीसरा है सोशल जस्टिस। और चौथा ये है कि समाज कल्याण की, आम आदमी कल्याण की, अलग अलग पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स को लाना। यही काम वो करते हैं प्रमुख, और यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तो आश्चर्य की बात है, किंतु सत्य है ये कि वैचारिक स्तर पे, योजनाओं के स्तर पे, एजेंडा के स्तर पे अगर देखा जाए केवल हिंदू और सनातन विरोध को छोड़ के, तो नरेंद्र मोदी और द्रमुक की जो बेसिक विचारधारा है उसमें कोई बेसिक अंतर नहीं है, और दोनों विचारधाराएं गुड गवर्नेंस पे और रीजनल आइडेंटिफिकेशन पे आधारित हैं। आपसे थोड़ी देर पहले सर आपने मंदिर का जिक्र किया, तो अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसका भव्य आयोजन हर किसी ने देखा। प्रधानमंत्री ने उससे ठीक पहले यम उपवास किया, उसको आप कैसे देखते हैं? वो अद्भुत था अपने आप में। वो एक दूसरा इमोशनल और जिसे कहना चाहिए कि आध्यात्मिक एक मैसेज था, और वो मैसेज गया। अयोध्या के मंदिर जाने से पहले आप देखिए वो साउथ के मंदिर गए, जैसा कि आपने कहा, तो ऐसा नहीं लगे कि अयोध्या के मंदिर, नॉर्थ के मंदिर, साउथ के मंदिर मेरे लिए अलग हैं। मेरे लिए सारे मंदिर एक समान हैं। और जो ये उपवास किया था, इसका बड़ा अच्छा उसमें प्रचार भी हुआ एक तरह से, और नरेंद्र मोदी का जो है वो ब्रांड भी बना इसमें। इसी में एक और बात सर, जो भजन रिलीज हुए उसे भी प्रधानमंत्री ने रोजाना साझा किया, इस पहल को आप प्रधानमंत्री की इसमें खास पहल ये थी कि उनका हर काम जो है ना स्ट्रैटेजी होती है, उस काम के अंदर जो है भजन किए उन्होंने, तमिल के भजन भी रिलीज़ किए उन्होंने। सबसे बड़ी बात है आज तमिलनाडु में भजनों की चर्चा है, तमिलनाडु के जो मंदिर हैं वहाँ पे भजन सुनाई देते हैं। तो ये जो प्रयास था, एक तो उपवास करने का एक अच्छा प्रयास था, खुद के लिए आत्मचिंतन के लिए अच्छा होता है, और मैसेज आता है कि आप सनातन हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, भारत की संस्कृति मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा फिर क्या है कि ये इस तरह का मैसेज जाना उसके अंदर जो है कि तमिल के भजन भी मैं सुन रहा हूँ, तमिल के मैं मानसिक रूप से नज़दीक हूँ, धर्म संस्कृति के हिसाब से तमिल भी मेरे उतना ही निकट है जितने हिंदू मेरा निकट है। एक अच्छा मूव था जी सर। ऐसा लगता है कि नॉर्थ के बाद जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के लिए एकमात्र किरण अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इकलौती एक ऐसी किरण है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इज इंडिस्पेंसेबल। जो मैंने कहा कि मोदी इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन बीजेपी, ही इज़ नो सब्सटीट्यूट। उनका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प प्रशासन में होगा कहीं तो चेहरे में नहीं है, ठीक है, गवर्नेंस में कहीं होगा, कहीं मान लो आगे चल के आप करते हैं तो पॉपुलरिटी में नहीं है, क्राउड पुलर में नहीं है, एक राष्ट्र नायक के रूप में नहीं है, ग्लोबल लीडर के रूप में नहीं है। अब आप देखिए आरएसएस बीजेपी की जितनी तमन्नाएं थी, आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो किसने पूरी करी? फाइनली जा करके मंदिर का काम था, मोदी ने पूरा किया। 370 हटाने का था, मोदी ने पूरा किया। यूसीसी मोदी ने पूरा किया, और आगे नहीं जाने क्या क्या और इसके गर्भ में छिपा है कि आरएसएस और बीजेपी का कौन सा ऐसा एजेंडा जो मालूम नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी मोदी पे आने वाली है। तो मोदी एकमात्र चेहरा है, मोदी एकमात्र आशा की किरण है भाजपा और आरएसएस के पास इस समय। सर, क्या काशी और तमिल में भी कोई सदियों पुरानी धार्मिक आस्था, अटूट आस्था दिखती है? और इसी सिलसिले में काशी तमिल संगमम हो या त्रिशूर में महिला संगमम जो प्रधानमंत्री जहाँ पहुँचे भी थे, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? वो बहुत एक अच्छा प्रयास है। आप देखिए प्रधानमंत्री की पहल है, जिसे कहना चाहिए
तो वहाँ पे जो है 1 महीने का एक कोर्स चला है। यहाँ पे काशी में जो है तमिल के लोग आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के पुजारी यहाँ आते हैं, इनके पुजारी वहाँ जाते हैं। 27 पुजारी वहाँ से आए हुए हैं अयोध्या में, जो राम की भक्ति और इससे जुड़े हुए हैं। और वहाँ जो शादियाँ होती हैं, शादियों में राम का अपना स्थान है, काशी का अपना स्थान है। वहाँ पे जो है शादी में जोड़ों को एक एक कसम दिलाई जाती है, एक प्रतिज्ञा, 7 प्रतिज्ञाएँ हैं ना हिंदू धर्म में, एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, आप जीवन में एक बार काशी ज़रूर जाओगे। इससे आप अनुमान लगाइए कि काशी और अयोध्या का जो संपर्क है वो कितना सदियों पुराना है, जो ढका हुआ था एक तरह से, जो हिंदू विरोध और उसके उसमें छिप गया था। नरेंद्र मोदी उसको उभार के फिर से वापस लाए हैं। इन दोनों संस्कृतियों को एक करने का काम कर रहे हैं और इसके परिणाम आपको आगे जाके दिखाई देंगे। एक अच्छा प्रयास है और ये प्रयास आगे बढ़ेगा। बड़ी संख्या में लोग वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से लोग तमिल जाएंगे, तो सांस्कृतिक एकता जो है उसका पुल का काम करेगा ये समागम जो है आपका। सर एक चीज़ देख रहे हैं कि तमिलनाडु और केरल के दौरे पर जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो वहां पर ज़बरदस्त लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। अगर उस भीड़ को देखते हुए आकलन किया जाए तो ये क्या संदेश है कल का? ये संदेश ऐसा है, भीड़ तो वास्तव में आश्चर्य वाली थी। मैंने भी देखा तो वास्तव में खाली टेलीविज़न पे नहीं लिखा कि लाखों लोग, वास्तव में लाखों लोग थे वहाँ पे। नरेंद्र मोदी खुद गदगद थे, उनके चेहरे से ये उनकी खुशी का एहसास हो रहा था। क्योंकि एक तो परीक्षा की घड़ी है ना, एक तरह से ट्रायल था आज वहाँ जाना चुनाव से पहले कि कितना क्राउड आता है, क्राउड का क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो वहाँ तो यूपी और बिहार जैसा, यूपी और राजस्थान, कोई भी मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, बिहार भी मान लीजिए, बिहार में भी काफ़ी क्राउड आता है उनका जो है। उत्तर भारत जैसा क्राउड था वहाँ उनका देख के गदगद हैं। यही क्राउड है जो गेम चेंजर बन सकता है जब परिणाम आएंगे, चुनाव सामने होगा। और अगर भाजपा तमिलनाडु में 10-15 सीट ले जाए तो फिर उस दिन आप इस भीड़ को याद करना कि उस सीट को लाने की जिम्मेदारी, उसका जो श्रेय है वो श्रेय इसी भीड़ को दिया है। तो भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हो जाती है तो नरेंद्र मोदी विल बी ए गेम चेंजर इन तमिलनाडु आल्सो दिस टाइम। सर बीजेपी की लुक साउथ पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है एंड दैट इज चेन्नई, तमिलनाडु। बीजेपी के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट 132 सीटों में 39 सीट्स वहाँ की हैं और एक संस्कृति, एक संस्कार है, एक बड़ी स्टेट है, उसका मैसेज जाता है। और द्रविड़ जो कल्चर है उसका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो चेन्नई है। बाकी सब तो बाद में बने हैं, आंध्रा हुआ आपका, केरला हुआ, तो तेलंगाना, आंध्रा, जिस तरह के आप कहते हैं, और राज्यों का जो है 6 राज्यों को बना, वो वहाँ से बाद में बना। तो इनका मूल जर्नी, ओरिजिनल पॉइंट यही है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वही है, पार्टी बड़ी वही है सामने जो है, और पार्टी दमदार है लड़ने वाली, डीएमके पार्टी है। तो इसलिए क्या है कि लड़ने में मज़ा आता है लोगों को। 39 सीट्स हैं और भाजपा के पास में चुनौती है सामने, 39 में आप कहीं नहीं हैं एक तरह से जो है। तो चुनौती को स्वीकार करना और उसकी भौगोलिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को स्वीकार करना उस साउथ मैप के अंदर जो है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए फोकस उसमें तमिलनाडु पे चल रहा है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 90 एपिसोड में 26 एपिसोड दक्षिण की कहानियों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में साउथ के लोगों को पद्म अवार्ड दिए, खासतौर पर नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न। इसका कैसा मैसेज गया? तो मन की बात तो देखो, प्रधानमंत्री क्या है, विजनरी पर्सन है। अब 90 एपिसोड में अगर 26 हैं तो एक दिन में तो हुए नहीं होंगे। इसका मतलब उनकी इस योजना वो 2 साल से बना रहे होंगे कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ऐसे। एक तो उनके मन में एक राष्ट्र नेता के नाते वास्तव में राजनीति से हटके एक भावना है कि पूरे देश के लोगों को जो हट गए हैं, जिन पे फोकस नहीं है, जिन पे जो मेरा पात्र है कहानी के, मन की बात जो है उसका पात्र बने, मैं उनके सुख दुख में हाथ बटाऊँ। एक तो भावना ये हो सकती है और निश्चित होगी। और दूसरी क्या, पॉलिटिकल विज़न होता है एक आदमी का, तो पॉलिटिकल विज़न भी उससे मैच खाता है। उनकी मानवीय प्रकृति है कि पूरे देश के पिछड़े लोगों को, जो वंचित हैं या जो लाइमलाइट में नहीं, उनको साथ लेकर चलना है, प्लस पॉलिटिकल गेन भी होता है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल विज़न इसमें झलकता है। और रही बात आपके अवार्ड्स वाली जो है, तो निश्चित तौर पे वो भी लगभग ऐसी स्थिति है। आप देखें नरसिम्हा राव कांग्रेस में कितने अपमानित रहे, उनका कोई ख्याल नहीं हुआ, उस तरह से जो है मान सम्मान नहीं मिला, और भाजपा के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित किया। आप देखिए स्वामीनाथन साउथ के हैं, वहाँ पे जो है वैजंती माला आप देखिए, फिर पद्मा सुब्रमण्यम उसको देखिए, सबको पद्म भूषण मिला वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी क्या जो पद्म अवार्ड दे रहे हैं उसके 2 पहलू हैं। एक तो बिना सिफारिश के अवार्ड मिलना देश में पहली बार हो रहा है, वरना पद्मश्री के लिए सिफारिशें आती थी, वो कल्चर ख़त्म हो गई है। अब गांव-गांव में, पूरे देश के गांव-गांव में कोई अगर ईमानदार व्यक्ति इस तरह का है जो बहुत नई प्रतिभा के साथ कोई नया आविष्कार कर रहा है, नया काम कर रहा है, नई समाज सेवा कर रहा है, पीड़ितों के साथ जुटा हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसको ऊपर उठाना है। एक तो वो है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल मैसेजिंग साथ में हो जाता है उसके। तो साउथ के भी जो अवार्ड दिए गए हैं इन 2-3-4 लोगों को, नरसिम्हा राव को, इनको आप सोच सकते हैं इसमें भी कहीं न कहीं पॉलिटिकल विजन की झलक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहीं न कहीं उनकी जो मेरिट है उसने डोमिनेट किया हुआ नरेंद्र मोदी के माइंड को।
सर आखिर क्या है पीएम मोदी से जुड़ी 7C की कहानियाँ? 7C कहते हैं, पर वैसे देखा है तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। अब आप उसमें करिश्मा कहते हैं, सबसे पहले करिश्मा होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, और करिश्मा नरेंद्र मोदी में है, आप देखते हैं। फिर क्या क्राउड होना चाहिए, कैडर होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने पार्टी को अमित शाह ने जिस ढंग से खड़ा किया सारा देखा है। फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन देखिए, रोड शो हो रहे हैं, मन की बात हो रही है, सारा इस तरह से हो रहा है। फिर सिनेमा की बात आती है, तो सिनेमा देखिए, मूवीज़ बनती है ना आजकल, ये 370 अमुक ये मूवीज़ बनती हैं, इस तरह जनता को अट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है उनके साथ, उन्होंने इस तरह के सी बनाए हैं अपने समझने के साथ, जैसे उन्होंने ज्ञान बनाया उस हिसाब से एक अच्छा प्रयास है। एक प्रयास को एक सूचीबद्ध करने का प्रयास है, एक प्रयास को एक लोकप्रिय नारे में कन्वर्ट करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिस्क भी लिया जब वो द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए समुद्र के नीचे उतर गए। एज एन एडवेंचरस पर्सन आप मोदी को कैसे देखते हैं? मोदी इज़ ए वंडरफुल एडवेंचर पर्सन। मेरे ख्याल से इस समय संसार में शायद ही ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा इस तरह का जो इतना रिस्क लेता होगा। कभी तो देखिए ना आप, बद्रीनाथ केदारनाथ के दुर्गम पहाड़ों पे आप चले जा रहे हैं, कभी आप पानी में उतर रहे हैं। अब ये पानी में उतरना तो बिल्कुल ही कमाल की बात थी। उन्होंने खुद ने उसने लिखा उसके अंदर जो है कि आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है, मेरा सदियों पुराना, दशकों पुराना मेरा जो सपना है वो आज पूरा हुआ है। मैं पानी के नीचे जाके मैंने भगवान के पाँव छुए, मोर का पंख रखा वहाँ पे जो है, और द्वारका नगरी जो अतीत का गौरव थी भारत का जो है, उसके अवशेष थे, उनको छुआ, मेरा हृदय रोमांचित है उठा और मुझे दिव्यता का एहसास हुआ। आप भाषा देखिए, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, ये प्रधानमंत्री संस्कृत के विद्वान हैं, साथ साथ आप देखिए ना किस तरह की स्थिति है। और किया उन्होंने पूरे देश के अंदर जो है, तो देश में रोमांच आया, वीडियो इसका निकला बाकायदा तो सुपर हिट हुआ। बाहर आए तो सैनिकों ने कहा साहब बड़े साहस का काम इस उम्र में। उनका साहस नहीं भैया, ये श्रद्धा की बात है, ये मेरा साहस नहीं, श्रद्धा की बात है। तो सुपर हिट था, उनकी भावनाएं पूरी हुई। और एक बात और है ना कि नरेंद्र मोदी भी ये देख रहे हैं कि इसी जीवन में, जीवन तो एक बार मिलता है ना आदमी को, बार बार नहीं आता। तो जितनी मेरी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब इसी जन्म में पूरी होनी चाहिए ना। और उस जन्म को, आकांक्षाओं को पूरा करते करते साथ में अगर मैं राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ, राष्ट्र की सेवा के साथ काम कर रहा हूँ, और अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं भी पूरी कर रहा हूँ, तो क्या बुरा है। एक कहावत है ना शास्त्रों में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे तो अधूरी मृत्यु है, लेकिन अगर क्या है कि सांस बाकी रहे और तमन्ना पूरी हो जाए तो मोक्ष। तो प्रधानमंत्री मोक्ष में हैं। मोक्ष का मतलब संन्यास नहीं है। नरेंद्र मोदी मोक्ष और कर्म का अद्भुत संगम है। मोक्ष की दिशा में खड़े हैं, कर्म की दिशा में खड़े हैं। आप देखते हैं कितना कर्म कर रहे हैं, और अगले 20 साल तक कर्म करने का इरादा दिखाई देता है वहाँ पे जो है। तो उनका जो बेसिक एक कंसेप्ट रहता है कि मैं नए नए प्रयास करूँ। और कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा करते हैं वैसा, अरे भाई उनकी इच्छा है ना, मन की जीवन तो है ना, अपनी आकांक्षाओं पूरा कर रहे हैं ना। आपकी तो कॉस्ट नहीं है ना, आपकी कॉस्ट पे, राष्ट्र की कॉस्ट नहीं है, राष्ट्र का तो नेतृत्व तो कर रहे हैं ना। अब आप देखिए, जहाँ कल गुजरात में गए थे द्वारका में, अब लाइन लग जाएगी पर्यटकों की, ब्रांड एम्बेसडर हो गए उस जगह के वो जो है। करोड़ों रुपया इनकम सरकार को आने वाली, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के क्या है, एज एन एडवेंचर जो है उनका प्रयास अच्छा था, और वो अपने आप में अद्भुत किस्म के आदमी हैं। आज की तारीख में आसपास के देशों में या संसार में मुझे कोई ऐसा प्रधानमंत्री या दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो उनको इस फ्रंट पे मैच कर सके या मैच करता हो। सर, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमने देखा कि स्टालिन सरकार ने लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगाया था। इस चुनाव में इस फैसले का कोई असर नजर आएगा स्टालिन सरकार पर? भाई स्टालिन सरकार की छवि खराब हुई, क्रेडिबिलिटी खराब हुई, प्रतिष्ठा को धक्का लगा, क्योंकि राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट था। आप देखिए, झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया स्टे को कि नहीं आप नहीं रोक सकते ऐसा। वहाँ जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाया, बट इट वॉज पुअर इन टेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी। सनातन ऐसे रुकता है क्या लाइव टेलीकास्ट रुकने से? या हिंदू धर्म का प्रसार प्रसार रुकता है क्या? या मोदी को आप रोक पाएंगे कैसे? तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे कि काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं वो घटनाएं। तो मेरा मानना ये कि सरकार ने किया था, नहीं किया था, पुलिस ने किया था, वो ऑफिशियल था, अनऑफिशियल था, जो भी था, दैट वाज पुअर इन टेस्ट एंड इट हैज़ बेनिफिटेड बीजेपी एंड रादर डैमेज टू डीएमके। सर, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाना सिद्धारमैया सरकार का ये फैसला, इसको आप कैसे देखते हैं, और साउथ के जो मतदाता हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर रहेगा? भाई दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में एक कल्चर चल रही है हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाना, अरबी औरों पे क्यों नहीं चल रहा है कल्चर। अभी तो सरकार नई नई बनी है, आप देखिए वो टैक्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 10% सरकार को देने पड़ेंगे। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल मैसेजिंग का है कि मैसेजिंग क्या गया, मैसेजिंग क्या कि आप एंटी हिंदू हैं। अभी चुनाव सामने हैं,
बीजेपी 25 सीटें पिछली बार कितने आधी 25 लाई थी 28 में से वहाँ पे लगभग कर्नाटक में, 27 थी। हाँ 25 थी हैं, और फिर 25 आ जाएंगी। आप ये मान लीजिए ऐसी घटनाओं से सरकार बनी है तो कांग्रेस की, उनकी सीटें ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं से क्या फिर डाइवर्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इट हैज़ बीन ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिद्धारमैया गवर्नमेंट। सर इसी तरह तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने का सरकार का जो मूव है उसे आप कैसे देखते हैं? वो भी ऐसी है मोर और लेस, पर वो स्टिल दे कैन अफोर्ड। उनको पॉलिटिकल गेन तो मिलता है कम से कम इससे, कि वहाँ तो एंटी सनातन है ना, इज़ ए प्रीमियम, इज़ ए बोनस वहाँ पे तमिलनाडु में। तो ठीक है, मंदिर पर उन्होंने मंदिर का नियंत्रण लेने की सोच रहे हैं, सरकार के साथ कर रहे हैं कि नियंत्रण सरकार ले ले, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दे, बोर्ड को अपॉइंट कर दे, तो पॉलिटिकल गेन तो है उनको कम से कम, लेकिन हिंदू मतदाताओं का विरोध है उसके अंदर जो है। तो एक दिन ऐसा होगा आगे जाकर, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण से, कि बेसिकली सब हिंदू हैं ना, चाहे तमिलनाडु के हैं, चाहे केरला के हैं, किसी के हैं, इंडियंस हैं, हिंदू हैं, ये सारे एक दिन क्या पलट देंगे राज को और भाजपा को ले आएंगे, आरएसएस को ले आएंगे, भगवा झंडे को ले आएंगे। तो ये भी क्या है कि इस पुअर इन टेस्ट इस तरह का मूव जो उन्होंने किया है। सर आखिर क्या कारण था कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का अंतिम संस्कार नहीं किया गया? ये देखिए उसी का एक्सटेंशन है, एंटी सनातन जो फिलॉसफी है उनकी, द्रविड़ की, उसी का एक्सटेंशन है। मुझे याद ऐसा है कि 5 दिसंबर 2016 की बात है, जयललिता की मृत्यु हुई, शव यात्रा जा रही थी चेन्नई, लाखों लोग थे शव यात्रा में शामिल। लोगों की एक आंख में आंसू था, दूसरी आंख में जिज्ञासा थी, प्रश्न चिन्ह था कि क्या इसका दाह संस्कार होगा। जो है पहुँचे शमशान पे तो मालूम पड़ा कि दाह संस्कार नहीं होगा, इन्हें दफनाया जाएगा, बाद में समाधि बना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में करुणानिधि की डेथ हुई, वो जयललिता के एंटी थे हालांकि, ठीक है, उनका भी यही हुआ, दाह संस्कार नहीं हुआ और उन पे लागू नहीं होता था। पर जयललिता तो हिंदू नाम वाली मुख्यमंत्री थी ना, एक तरह से होना चाहिए था, इनका नहीं हुआ। बाद में मालूम ये पड़ा कि द्रमुक जो गौरव है, द्रमुक का मॉडल है, द्रमुक का जो कौशल है, द्रमुक की जो फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि हिंदू धर्म में जितने ब्राह्मणवादी संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, ये हमें नहीं अपनाने, इनको ख़त्म करना है। उसका शिकार जयललिता भी, और देश में चर्चा चली और आपने सवाल पूछा है, जिज्ञासा इसीलिए हुई, यही कारण था, एंटी सनातन रुख जो है डीएमके का, उसके कारण से उसका दाह संस्कार नहीं हुआ, समाधि बनी, लोग जाते आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ठीक सर क्या इस चुनाव में ईडी और करप्शन भी एक अहम मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। स्टालिन के परिवार पे बात आने वाली, मैंने सुना कुछ नोटिस गए हैं, जाने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक दूसरे सीनियर मिनिस्टर से गवर्नमेंट के अंदर सैंथल करके वो जुडिशियल कस्टडी में जो है उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी ने सब किया उस पर जो है। और उसके बाद में जो है एक अभी कल ही मैंने पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो नीचे कोर्ट ने छोड़ दिया था उनको, लैंड अलॉटमेंट में कोई स्कैंडल था, करप्शन था। हाई कोर्ट ने कहा नो, उसको उन्होंने डिस्चार्ज को इलीगल माना और रिवर्स कर दिया, तो उनको उन पे फिर से ट्रायल चलेगा नए सिरे से। तो एक पूरा का पूरा मुद्दा है। प्लस क्या हुआ वहाँ पे कि अब करप्शन का जो मुद्दा स्टालिन परिवार के प्रति, वो तो एक बात हो गई, अब वहाँ क्या है कि बीजेपी भी करप्शन के मुद्दे को उठा रही है। तो आने वाले दिनों में ईडी की सक्रियता वहाँ बढ़ेगी, करप्शन का मुद्दा थोड़ा आगे और फ्लैश होगा उसमें, उसको चाहे बीजेपी वाले फ्लैश करें चाहे ईडी वाले फ्लैश करें, लेकिन करप्शन एक मुद्दा होने वाला है आने वाले दिनों में। सर तमिलनाडु की राजनीति में आखिर कौन है अन्नामलाई? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि एआईडीएमके से अलायंस तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा है या फिर फायदे का? वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर थे, छोड़ के आ गए। भाजपा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनके हिसाब से उनकी भाषण शक्ति अद्भुत है, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में अगर अन्नामलाई को आगे बढ़ाया जाए यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो आए और वो वहाँ के भाजपा अध्यक्ष भी बने वहाँ पे, इसमें पूरे देश में उनके नाम की चर्चा है। अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का हुआ था तो बहुत सारे लोग उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे वहाँ पे जो है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खोजा है जो यंग है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है और जिसकी भाषण शक्ति अद्भुत है। ये वहाँ पे इसको आगे बढ़ाने का काम जो है भाजपा वहाँ पे उनको कर रही है। उसमें इनका कहना ये था खुद का जो है कि आप अलायंस तोड़ दीजिए, इससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा है। भाजपा कभी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाएगी, हमारा ग्राउंड ही नहीं बना पाएंगे। तो भाजपा नेतृत्व ने उनकी बात को माना और चूंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी हमेशा लंबी सोच कर रहे हैं, अगले 20 साल की सोच रहे हैं, अगले 2 साल 4 साल की 5 साल की नहीं सोच रहे हैं, उसके प्रस्ताव को माना और अपना अलायंस उन्होंने तोड़ा। अब ये वक्त बताएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अलायंस रहता तो 7-8 सीटें बीजेपी को मिल जाती उस अलायंस के कारण से। लेट्स सी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिद्धांतों के आधार पर फैसले करने पड़ते हैं।
तो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने सिद्धांतों के आधार पर फैसला किया है, हम अपने बूते लड़ेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, उसकी नींव आज हम रखेंगे। और अन्ना मिलाई जो है ना उस अभियान के एक लीडर हैं, उनके एक प्रतिनिधि हैं, उनका एक चेहरा है, छोटा एक चेहरा है वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। दिस इज़ ऑल। सर, आखिर बीजेपी तमिलनाडु में क्यों कर रही है 7 सीटों पर मेन फोकस? देखो, वैसे तो उन्होंने टोटल बनाया है अपने 132 सीटों में उन्होंने बनाया है उस पर 84 पे फोकस करने का, लेकिन 7 जिसमें कन्याकुमारी भी शामिल है, जिन्होंने लगता है कि यहाँ तो हम जीत ही जाएंगे, मन का भाव है ना एक तरह से, इसलिए 7 पे उस तरह का हार्ड फोकस है, मेन फोकस 7 पे है। बाकी तो अब करेंगे ये। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि 7-8 सीटें 10 सीटों की बात तो चल ही रही है, इतना तो आना चाहिए। तो उनका आकलन ये है कि हम इन 7 पे जीत सकते हैं। उनका सर्वे ये कहता है इस 7 पे हमारे लिए बहुत स्कोप है। और सबसे बड़ी बात है, सर्वे जो हुए थे वो राम मंदिर से पहले के सर्वे हैं सारे, जिनमें भाजपा को 0 सीट दी गई है। आंध्रा के अंदर, आपके केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो 0 का डाटा है भाजपा का, ये राम मंदिर से पहले का सर्वे है जिसे कहना चाहिए। राम मंदिर के बाद के हालात, ग्राउंड रियलिटी दूसरी हैं। तो लेकिन वो कर रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि 7 पे हम फोकस कर रहे हैं। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि डीएमके या स्टालिन परिवार की तरफ से जो हेट स्पीच पॉलिटिक्स की जा रही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, अल्टीमेटली पीएम मोदी को इसका फायदा मिलेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मोदी का जन्म तो नफरत से होता है, मोदी का जन्म गालियों से होता है, मोदी का जन्म हेटेड स्पीच से होता है। जहाँ जहाँ इस तरह के एंटी मोदी कैंपेन चले हैं, देखा आपने, मोदी हीरो बन के उभरे हैं, मोदी एज एमर्ज एज ए बेनिफिशरी। तो वहाँ भी मुझे ये लगता है इस तरह का जो भी वो एंटी प्राइम मिनिस्टर का जो कर रहे हैं वो बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर जो है, एंड मोदी विल एमर्ज एज ए बेनिफिशरी। सर, जिस तरीके से स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो सनातन को लेकर हमला बोला है, आपको लगता है कि क्या फ़ायदा होगा डीएमके को, भारतीय जनता पार्टी को? किस तरह का परिणाम डीएमके को देखने को मिलेगा? देखो, डीएमके को तो फ़ायदा है ही ऑफ कोर्स। और रही बात अदर स्टेट्स की, अब डीएमके का पार्टनर है जैसे कांग्रेस, जैसे अपन उसकी बात करते हैं जो है, तो उनको नुकसान है। और देखिए ना कितना गंभीर का है उसने। मैंने कहा ना कि डीएमके का जो बेस है, जो आधार है, जन्म है, वो एंटी सनातन पे टिका हुआ है। तो उसने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी इनका विरोध नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। उनका सनातन भी एक ऐसी चीज़ है, इसका विरोध नहीं करना है। जैसे मच्छर, मक्खी और हम कनौरा के कीड़े मारते हैं, ऐसे ऐसे सनातन को ख़त्म किया जाना चाहिए जड़ से। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तमिलनाडु में केवल तमिल लोग ही रहेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सनातन, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जो शूद्र हैं, जो जन्म लेते हैं, उसमें जा कर के जो है, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उससे उनको तो वहाँ फ़ायदा हुआ, क्योंकि एंटी सनातन पे उनका टिका हुआ है सारा, तो दर्शन शास्त्र है, पॉलिटिकल शास्त्र है। लेकिन जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, एलाइज हैं, कांग्रेस वगैरह, वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। आप देखिए, जो नॉर्थ के अंदर जो सनातन का जो मजबूत हुआ है पक्ष, या जो बात हुई है, और जो नॉर्थ में कांग्रेस इन सबको जो नुकसान हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। तो ही इज़ ए गेनर, बट इन नॉर्थ इंडिया अदर पार्टीज आर लूजर। और सर, आखिर क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तमिल और सनातन की आपसी कटुता का? बस सबसे बड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको जो पहले कहा वो वही है उनका, कि सदियों से, जिसे कहना चाहिए कम से कम 50 साल से विरोध चला रहा है। 91 से पहले कांग्रेस के स्वर्णिम दिन थे, कांग्रेस थी वहाँ, तो ऐसी बात ज़्यादा नहीं होती थी। ये तब से द्रविड़ की बात चली है और तब से इसका होने लगा है। और एक मैंने आपको वो राजा का किस्सा बताया था जो है, कि वहाँ दलित पे चले गए थे जा कर के जो है। और कुल मिला क्या है कि वहाँ जितने भी एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे, चाहे पायनियर हैं, चाहे दूसरे लोग, अन्ना थे पहले, इनके बड़े लीडर थे, करुणानिधि थे, उससे पहले दूसरे लीडर थे, उन सब का घूम फिर के जो है ना यही रहा है कि भी सनातन से दूर रहो, हमें अपनी कल्चर प्रोटेक्ट करनी है। और सनातन का मतलब है ब्राह्मण और द्रविड़ का मतलब है दलित। आप इसे मोटे तरह से यूँ मानिए। तो दलित और ब्राह्मण के बीच का जो वर्ग भेद क्रिएट किया है वो दशकों से पुराना है। तो यही इसका इतिहास है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका यही है। जी सर, तमिलनाडु की राजनीति में गोल्ड पॉलिटिक्स, अर्थात जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए गोल्ड बांटने का क्या फैशन है? एक फैशन है, वहाँ पे था, इस साल तो बटेगा ही नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे। अभी तो ईडी वाले एक्टिव हैं, इनकम टैक्स वाले एक्टिव हैं, लेकिन किसी ज़माने में जो है जयललिता करुणानिधि टाइम होता था, सोने के छोटे छोटे सिक्के बना करके, सोने की मुंदरियाँ बना करके ऐसे मतदाताओं में बांट देते थे वहाँ पे। वहाँ क्या है कि गिव एंड टेक की कल्चर रही है मद्रास में, तमिल इसमें मतलब द्रमुक में, डीएमके में, वहाँ पे जो है, चेन्नई में जो है, क्या वोट दे रहे हैं हमें, तो कोई आपको नगद भी दे रहा है पैसे, कोई सोने का 5000 रुपये सोने का एक सिक्का उसको दे दिया उसने। तो गिव एंड टेक की कल्चर है वहाँ, उसी का हिस्सा था सोने की मुंदरियाँ, सोने के छोटे छोटे आभूषण देना करना। अभी तो ये इस समय तो आउटडेटेड हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे जो है। सर, तमिलनाडु में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, और आखिर क्या है तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा फैक्टर का रोल? 2 सवाल हैं आपके। तो पहला ही है जो फैक्टर्स मोटे तौर पे हैं, तो आप उसके अंदर यूँ मान लीजिए, सबसे पहले आइडियोलॉजी का मुद्दा आता है।
ठीक है। फिर मनी मुद्दा आता है, फिर पावर मुद्दा आता है, फिर लिकर है, फिर सिनेमा है। ये फैक्टर्स हैं जो वहाँ की राजनीति को और उन सबको जो है ना वो प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। प्रिसाइजली दिस इज आंसर कि ये 5 फैक्टर हैं जिनके आधार पे वहाँ की राजनीति चलती है, मतदाता प्रभावित होता है जिससे। जी सर, तमिलनाडु के सिनेमा फैक्टर की तर्ज पर ही बाकी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉलिटिकल फिल्में बनी हैं, इसका मतदाताओं पर क्या असर? असर होता है बिल्कुल। आप देखिए ना, कश्मीर फाइल्स, ठीक है ना, केरला स्टोरी, केरला फाइल्स, फिर 370, एक दो और भी ऐसी मूवीज़ बनी हैं, इस तरह की जो हैं शॉर्ट मूवीज़ बनी हैं, वो वेल इंटेंशन थी और वेल टारगेटेड थी, तो लोग देखते हैं, प्रभावित होते हैं। अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल का सच, एक नई मूवी चल रही है इन दिनों जो है। तो इन मूवीज़ का क्या है, छोटी छोटी मूवीज़ हैं और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा वाले करते हैं, मतलब जो भी एडवर्सरी पॉलिटिकल पार्टी वो इसका सहारा लेती है एक तरह से। तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन पॉलिटिकल लाइफ जो है ये, उसमें चल रही जनता प्रभावित होती है। लोग जाते हैं, देख के आते हैं, सोचते हैं, घर आके बात करते हैं, फिर चुनाव के आसपास होते हैं तो वोट भी दे आते हैं जा करके। तो इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। सर, आखिर धर्म और संस्कृति से जुड़ी तमिल समाज की कौन सी ऐसी आस्था है जो उसे द्रविड़ कल्चर से कभी बाहर नहीं आने देती? वो जो लक्ष्मण रेखा है वो क्रॉस नहीं करते। सबसे बड़ा तो उनका, मैंने आपसे कहा कि एंटी सनातन, एंटी हिंदू, अपनी हेरिटेज को, अपनी कल्चर को सुरक्षित रखना, उसमें किसी को और को आने नहीं देना, जाने नहीं देना, ऐसे कहते हैं। तो जो उनका जो पॉजेसिवनेस है अपनी कल्चर के प्रति, अपनी हेरिटेज के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, वो इसका मेन कारण है कि वो उत्तर दक्षिण के बीच की जो खाई है वो पट नहीं पाती है। अब नए सिरे से प्रयास हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। बाकी बेसिकली तो वही जो है ना वैचारिक अंतर है, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसके कारण से ये खाई जो है, गैप जो है बना हुआ है। सर, क्या तमिलनाडु की राजनीति में अभी भी रेलिवेंट है शशिकला फैक्टर? हाँ, थोड़ा बहुत है। एक ज़माना था, शशिकला ने कभी सोचा नहीं होगा जीवन में कि मैं जयललिता की सेवा कर रही हूँ इतने साल, तो मेरे को इतने साल जेल में रहना पड़ेगा। अभी भी जेल में होते। एक मानवीय पहलू उस बात का जो है, उनके मृत्यु के बाद में फिर जो है ईपीएस एक लीडर हैं बड़े वहाँ पे एडीएम के, और मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे ओपीएस हैं, आगे जाके दोनों ने हाथ मिलाया, शशिकला जो है वो आउट हो गई उससे जो है, अब उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जो है, इसमें ईपीएस जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वो शशिकला के ज़्यादा करीब हैं। तो इतना सा प्रभाव है। मान लीजिए कि आज केंद्र वाले बात करते हैं, भाजपा, दोनों भाजपा में जाना चाहते हैं, भाजपा से कोई किसी न किसी शेप में भाजपा से जुड़े रहना चाहते हैं जो है। तो आज केंद्र से किसी को डायलॉग करना है इन दो के बारे में, तो शशिकला से डायलॉग करेगा। तो शशिकला हैज़ ए लिमिटेड इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दीज टू वारिंग फैक्शंस। दिस इज ऑल। सर, स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति तमिल की जनता में जो सहानुभूति का प्रभाव है, क्या वो लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव दिखेगा? और एक सवाल ये भी कि आखिर क्या कांग्रेस ने कैसे राजीव गांधी के हत्यारों से यानी कि डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया? प्रभाव की बात तो ये कि राजीव गांधी फैक्टर का जो प्रभाव है अभी तो करंट पॉलिटिक्स में ना, दिस डजंट हैव एनी मच रेलेवेंस। पुरानी बात हो चुकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी ने काम माफ़ करते हैं, प्रियंका गांधी ने काम माफ़ करते हैं, तो कांग्रेस भी चुप हो गई वहाँ से। वरना नैतिकता का सवाल था कि जिस पार्टी पे शक है, और जिस पार्टी शक के अलावा क्या है, जिस पार्टी ने आपके फादर के हत्यारों को सपोर्ट किया पब्लिकली, आप उसे गठबंधन कैसे कर सकते हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, राजनेता ही भगवान बुद्ध बन जाते हैं, क्षमा करो आगे बढ़ो जो है। तो गांधी परिवार ने भी यही सोचा कि क्षमा करो आगे बढ़ो, और जब इन्होंने ही सोच लिया तो फिर कांग्रेस क्या तमिलनाडु की, वो तो वही है। और क्या है, कांग्रेस की बात चली तो एक बात आ गई कि वहाँ मोपनार थे पहले कांग्रेस के बड़े लीडर, उनके लड़के हैं मिस्टर वासन, उसने भी एक नई पार्टी बना ली, भाजपा से अपना तालमेल कर रहे हैं वहाँ पे जो है। तो कुल मिला क्या है कि दिस मुद्दा डजंट हैव एनी मच रेलेवेंस एट द मोमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। सर, आपने कांग्रेस की बात की, तो तमिलनाडु में चुनाव के माहौल में राहुल गांधी कहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आते हैं? राहुल गांधी वैसे भी एकला चलो में यकीन करते हैं, अकेले ही चलते हैं ज़्यादा। अब ठीक है, उनकी यात्रा में लोग जुड़ जाते हैं सारे, वो अलग बात है। मेंटली वो अकेले रहते हैं। एनी हाउ, यहाँ आपका लिमिटेड सवाल है। तो कांग्रेस का ये कि पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी अलायंस में, इसमें 8 जीत गए थे। इस बार 10 सीटें मांगी उन्होंने डीएमके से, डीएमके दे देगा 10 सीट, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी बेचारे। बाकी वो कांग्रेस से, वहाँ डीएमके में जो कांग्रेस है ना, वो राहुल कांग्रेस नहीं है, वो लोकल वहाँ की जो ट्रेडिशनल कांग्रेस चली आ रही है, जो बाय वर्च्यू लोग कांग्रेस में इंसिडेंटली, वो कांग्रेस है वहाँ की। इनका ज़्यादा नियंत्रण नहीं है उसमें जाने आने में या कोई पॉलिसी डिसाइड करने में, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए आज क्या स्थिति है। अभी मैं देख रहा था हिमाचल में सरकार गिरने वाली है, 9-10 लोग वहाँ जो क्रॉस वोटिंग कर गए,
एक तरह से। तो अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार गिर जाएगी। तो वे घर की चीज़ों को एकजुट नहीं करें, एकता यात्रा क्या करने चले हैं, लीडरशिप का फेलियर है। और दूसरा देखिए, खुद का वायनाड है, वहीं वो सीपीआई ने खड़ा कर दिया। अवैती ने बताया मुझे कि वो पिछली बार भी खड़ी हुई थी वो, और दूसरे नंबर पे रह गई थी। और शशि थरूर जहाँ से हुआ है वहाँ भी सीपीआई का कैंडिडेट था, पिछली बार नंबर 2 पे रह गया था। एक कारण ये भी लगता है कुछ लोगों को कि शायद भाजपा को नंबर 3 पे रखने के लिए लोग इस तरह से कर रहे हैं कि भाजपा नंबर 2 पे नहीं है, भाजपा नंबर 3 पे है। एक पहलू इसका हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली जो मैसेज गया है बाजार में, पॉलिटिकल मार्केट में, तो मैसेज गलत गया है। सर फिर अब राहुल गांधी का जिक्र हुआ है और सीपीआई का जिक्र हुआ केरला, तो क्या आपको लगता है वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अब तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप ही ने बताया कि पिछली बार भी चुनाव हुआ था, इस तरह से सब हुआ था। ये एक मुझे किसी और ने भी कहा था, शायद पता नहीं कहाँ की बात थी, कि वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं जा कर के जो है। लेकिन ऐसा लगता है ज़िद्दी किस्म के आदमी हैं और अपने चूँकि वो फर्म रहते हैं। और अब देखो, मतलब थोड़ा कॉशियस तो होंगे इस सारे प्रचार से। अगर ये वैसे ही खड़ी हुई है कैंडिडेट जैसे पिछले चुनाव में खड़ी हुई थी, डमी कैंडिडेट है एक तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको लगा कि सीरियस कैंडिडेट और मेरे को अंदर से इसमें साबोटेज होगा, तो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं, सोच सकते हैं। पर अपेरेंटली आई कैन कंक्लूड कि आज की तारीख में तो वायनाड से ही लड़ रहे हैं वो अभी तो। सर तमिलनाडु कांग्रेस की तेज तर्रार नेता है विजयधारिणी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, इसका क्या असर आपको नजर आ रहा है? असर ठीक है, परसेप्शन बनता है बीजेपी का। अब बीजेपी को बहुत ज़्यादा तो है नहीं, सिवाय नरेंद्र मोदी के चेहरे के, नरेंद्र मोदी के उसे गेम चेंजर संभावना से, उसके अलावा तमिलनाडु में भाजपा के पास में कुछ भी नहीं है, साउथ में कुछ नहीं है, सिवाय इसको तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़ के। 3 बड़े राज्य साउथ के हैं, उसमें केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा ही संपत्ति है, उसका गेम चेंजर की संभावनाएं हैं, वही है जिसमें। और ये जो आपने कहा जिसको लाए हैं कांग्रेस से, ये कांग्रेस का लॉस है फंक्शन लेवल पे। वहाँ की 3 टाइम एमएलए रह चुकी हैं कांग्रेस के टिकट पे और काफ़ी अच्छी पॉपुलर लीडर हैं वहाँ की। तो एक परसेप्शन बनता है कि कांग्रेस के लोग छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल। और सर अगर तमिलनाडु के चुनाव की बात करें तो इसमें मुस्लिम फैक्टर क्या रहेगा और किसको इसका लाभ मिलेगा? मुस्लिम फैक्टर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 6% लोग हैं वहाँ पे, और वो मुस्लिम होके भी तमिल ही हो गए हैं, वहाँ की मुख्य धारा में जुड़ गए। जैसे बंगाल में मुस्लिम है तो बंगाली बोलते हैं, बंगाल रहते हैं, दीदी का नारा लगाते हैं एक तरह से जो है। तो ऐसे यहाँ पे है कि मुस्लिम्स का कोई बहुत ज़्यादा उस तरह के नहीं है, वो तमिल ही हैं एक तरह से। मुस्लिम जैसे कोई भाव या वहाँ कोई दंगा होता हो या कम्युनल कोई बात आती हो, ऐसा हिंदू मुसलमान होता हो, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे जो है। और फिर सरकार ने क्या किया, पिछले दिनों उनको एक 3% रिजर्वेशन और दे दिया ओबीसी के अंदर ही, विद इन ओबीसी जो है, तो खुश हैं बाय एंड लार्ज जो है। तो मुस्लिम फैक्टर डजंट हैव मच इम्पैक्ट, वो बेसिकली डीएमके का ही पार्ट है एट द मोमेंट, ऐसे ही चलेगा। So whether India bloc will emerge stronger in Tamil Nadu election, आखिर क्या कहता है सी वोटर्स का चुनावी सर्वे जो राम मंदिर से पहले हुआ है वो ये कहता है भाई उनको 27 सीटें आएंगी कुल। आज 29 सीटें उनके पास हैं, 25 और वहाँ पे 25, 3 आपके तेलंगाना में और 1 अंडमान निकोबार में भाजपा के पास जो है, तो 29 है। कांग्रेस के पास भी 29 है, दैट वे जो है। अब वो कहते हैं कि इस बार 27 ही आएंगी, ये मतलब 2 सीट और कम आएंगी एक तरह से बात है। और वो कहते हैं कि भाई 76 सीट जो है ना इसको मिलेंगी इंडिया गठबंधन को वहाँ पे जो है, तो 76 सीट मिलने की बात आ रही है। तो नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं कहने का कि दक्षिण राज्यों में अलायंसेस के कारण से है, इंडिया गठबंधन हैज़ ए बेटर चांसेस, हैज़ ए स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट एज़ कम्पेयर टू बीजेपी इन दीज स्टेट्स। आज तो यही स्थिति है। तो सी वोटर का सर्वे अब चूंकि पुराना था थोड़ा, तो राम मंदिर की बात हुआ, बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी, 27 से मान लो 32 हो जाएंगी, 34 हो जाएंगी, 35 हो जाएंगी। लेकिन वो क्या 76 को तो मैच नहीं कर सकते ना आप ये। तो इट्स ए फैक्ट कि जैसे आपने देश के 3 हिस्सों को बीजेपी ने स्वीप कर रखा है, तो साउथ जो है अभी उसमें इंडिया जो गठबंधन, विपक्षी गठबंधन है, बिकॉज ऑफ अलायंसेस जो है वो हावी हैं, वो आगे हैं। सर तमिलनाडु की आरएसएस पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा है गुरुमूर्ति, तो इस चुनाव में उनका क्या रोल रहेगा? वो तो देखो बीजेपी के फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हैं तमिलनाडु के अंदर, प्रधानमंत्री के करीब हैं। वो उन लोगों में हैं जो 20 साल से सोचते थे कि मोदी है तो मुमकिन है जो है, डे 1 से, और वो सही निकला उनका जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे विचार विमर्श करते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और भाजपा हाईकमांड और बेसिकली क्या वो आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट हायर लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे जो है। तो वो सम्मान से बैठे हुए हैं वहाँ पे तमिलनाडु में। डीएमके के साथ उनका कोई ज़्यादा इशू है नहीं अभी, और नया कोई नेगोशिएशन को पॉलिटिकल चल रहा है जिसमें कोई भाग लें वो। तो क्या बहुत हाई लेवल के थिंकर, फिलोसोफर इस तरह के व्यक्ति हैं, वो भाजपा के करीब हैं। उनका जो मूल जो है कंसेप्ट है वो आरएसएस है,
और ठीक है, एक सम्मानजनक राजनीतिक सेमी राजनीतिक, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन सेमी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का भरोसा उनमें है। सर, क्या उत्तरी राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ बीजेपी को मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? 100%। ये तो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो गई नरेंद्र मोदी की, बहुत स्मार्ट मूव ऑन द पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। आप कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ की अब तो लोग करोड़ों में पहुँचने लग गए हैं। आप देखिए, अभी पिछली बार अयोध्या जब प्रधानमंत्री गए तो जिसको 10 करोड़ उजला के अंदर कनेक्शन मिला, जिस महिला को, उससे उन्होंने बात की बाकायदा बुला करके। आप देखिए कि क्या मैसेज किस तरह गया होगा। तो ये एक साइलेंट रिवोल्यूशन है ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, जिसको मोदी समझ रहे हैं, अमित शाह समझ रहे हैं, जिसको नड्डा समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं इसको जो है। तो निश्चित तौर पे आप देखना हर आने वाले चुनाव के अंदर, जैसे हिंदू मुस्लिम कहते थे ना, हिंदू वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, क्रिश्चियन वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक बेनिफिशरीज का बनने वाला है। सरप्राइज बट इज ए फैक्ट। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की योजनाएं जितनी बढ़ती जाएंगी बेनिफिशरीज की, उतना वोट बैंक इनका मजबूत होता जाएगा। सर, और तमिलनाडु में बिहार और यूपी से आ रहे लोगों से बीजेपी को क्या फ़ायदा है? बिहार और यूपी के लोग तो जा रहे हैं वहाँ पे, बात फैक्ट है। कारीगर मजदूर भी जा रहे हैं, बिजनेस करने भी जा रहे हैं, और जो आदमी जहाँ रहता है फिर वहीं का हो जाता है। तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक अनुमान लगाया था किसी ने कि अभी जो 26 में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो 2 सीटें ऐसी आएंगी जो यूपी और बिहार के लोगों को खाते में ही जाएंगी। वहाँ पे जनसंख्या का कुछ आकलन जो है ना इस तरह से हुआ है, वोटों का गणित ऐसा हुआ है। तो ये एक भाजपा के लिए अच्छी बात है कि तमिलनाडु के अंदर जो है ना आप स्नीक कर रहे हैं, या आप जो है ना उसमें उत्तर भारत के लोग एंटर हो रहे हैं, और माना जा रहा है उत्तर भारत के लोग आपको वोट देंगे, विच इज़ नॉट नेसेसरली करेक्ट। मे बी वो तो वहीं के रंग में रंग जाते हैं ना, यूपी जाओ, बिहार से जाओ, कहाँ से जाओ, फिर वो तमिल बोलने लग जाते हैं, तो वोट किसको देंगे नहीं कह सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प पहलू है देखने का कि अगली बार जो 2 MLA इनके बनेंगे वो किस पार्टी से बनते हैं। सर, क्या कांग्रेस की तरह डीएमके को भी परिवारवाद का आरोप ले डूबेगा? नुकसान हुआ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो नारा लगाया था, JP नड्डा ने नारा लगाया था जो वंशवाद का, आप देखिए अखिलेश यादव क्या हुआ, उद्धव ठाकरे क्या हुआ, लालू यादव क्या हो रहा है, ऐसे एक पूरी लिस्ट है। कश्मीर में हो रहा है, फारूक फैमिली में हो रहा है। अब जनता क्या इस थ्योरी को बाय करने लग गई है। इस थ्योरी को पहले पॉलिटिकल भाषण की तरह आता था, चला जाता था, अब जनता इस पर स्टिक करने लगी। थोड़ा कि हाँ बात तो सही है कि यार ये होगा, फिर इसका लड़का होगा। अब वहाँ देखिए ना आप, स्टालिन हैं, करुणानिधि का पुत्र स्टालिन, स्टालिन का पुत्र उदयनिधि स्टालिन जो है ये। तो अब क्या है कि आने वाले जो चुनाव होंगे जिसमें ये चुनाव भी शामिल है, आपको इम्पैक्ट इस मुद्दे का दिखाई देगा। हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह कामयाब हो गए हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट। परिवारवाद का जो मुद्दा है इसको वहाँ तमिलनाडु में भी इसको एक्सटेंड करने में जो है। सर, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद AIDM के विधायक पन्नीर सेल्वम का आप क्या भविष्य देखते हैं? वो बड़ी विचित्र स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि आप जिस पार्टी को उसका झंडा यूज़ नहीं कर सकते, उसका नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन उस पार्टी के झंडे का पजामा धोती बना के निकले तो लोगों ने शिकायत की, तो वही मना हो गया कि इस पार्टी के रंग का कोई भी काम आप जुड़ा हुआ नहीं कर सकते। दूसरे लोग थे वो लाल और काले रंग की बाउंड्री का धोती लेके चल रहे हैं, ये हरे रंग की धोती लेके चल रहे हैं। भाजपा में जाने की कोशिश की तो एंट्री नहीं मिली। तो कुल मिला क्या है कि बहुत अनसर्टन स्थिति है, जिसे अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें तो आज उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे भी न घर का न घाट का, इन ए वे। आपने अपने इस वक्तव्य के दौरान कर्नाटक का नाम कई बार लिया कि कर्नाटक में भाजपा की प्रेजेंस अच्छी है, स्थिति अच्छी है, लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत अच्छा बीजेपी नहीं कर पाई, डिसअपॉइंट हुई। आपको लगता है जेडीएस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके बाद परिणाम बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलेंगे। मैंने तो कहा ना आपसे, कई कारण हो गए हैं। एक तो उसका एंटी हिंदू कुछ जो सिद्धारमैया सरकार है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, विवादों से घिरी रही, किसी न किसी बात को लेकर विवादों में उलझी रही। तो ऐसा कोई गुड गवर्नेंस का मैसेज वहाँ गया नहीं, सेकुलर होने का कोई बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं गया, एकदम मुद्दों को छोड़ के जाए। इधर से जेडीएस और इधर आ गया है। तो मान लीजिए 25 सीटें थी तो 25 तो पक्की आप मान ही लीजिए, 25 हो जाएंगी, 23 हो जाएंगी मान लीजिए, क्योंकि सरकार बदल गई वहाँ पे। लेकिन ये बात तय है कि जेडीएस के साथ आने से बीजेपी विल पॉलिटिकली गेन इन कर्नाटका। सर, आखिर दक्षिण राज्य में मोदी सरकार के खिलाफ माई राइट माई टेक ये जो मुहिम चल रही है, इसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में आपको कैसे नजर आ रहे हैं? इट इज सीरियस इशू। दे आर मूविंग इन ए वे ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द सेंटर, दीज स्टेट्स। उनका कहना यह है कि सरकार हमको आर्थिक हस्तक्षेप कर रही है, हमारे मामलों में आर्थिक भेदभाव कर रही है, हमारा पैसा समय पे रिलीज़ नहीं होता है, जीएसटी समय पे नहीं आता, हमारा जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो नहीं आता, हम लोन लेने जाते हैं, लोन की क्लियरेंस आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आती। हालांकि केरल वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे
13,000 करोड़ का लोन उनको तो क्लियरेंस हो रही है, उस तरह से वहाँ पे है। इधर तेलंगाना में सीएजी ने आरोप लगा दिया है कि 28 लाख करोड़ कितने 2800 करोड़ का जो है वो कुछ लोन अनऑथराइज ले लिया इन्होंने। एनी हाउ कमिंग बैक टू पॉइंट ये है कि ये मुद्दा 7 फरवरी को उठाया था, कर्नाटक ने दिल्ली में आए थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, अखबारों में विज्ञापन निकाले, एक माहौल बनाया कि 1 करोड़ 82 लाख जो हैं पैसे हमें ड्यू हैं यहाँ से लेने के लिए जो है हमें। अगले दिन फिर 8 तारीख को केरला वाले आ गए वहाँ पे जो है, तो एक माहौल इस तरह का बना है। इससे प्रधानमंत्री ने बहुत सीरियसली लिया इस बात को। उन्होंने कहा कि ये पैसा किसी राज्य का नहीं है, तो सेंट्रल की टीम पैसा आता है। और उन्होंने कहा कि इट्स ए वेरी डेंजरस ट्रेंड टू ब्रेक द कंट्री, इट्स ए न्यू नैरेटिव टू ब्रेक द नेशन एंड मोस्ट पेनफुल बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए नेशनल पार्टी नॉट एनी रीजनल पार्टी जो है। तो दुखी थे प्रधानमंत्री इसमें जो है, और उसने आंकड़े दे के बताया सीतारमन ने कि ये झूठ कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। हमने जितना पैसा 10 साल में इनको रिलीज़ किया है उससे आधा पैसा भी पहले 10 साल में इनको रिलीज़ नहीं हुआ था। तो इट्स ए बैटल ऑफ विट्स इन ए वे, लेकिन सीरियस इशू है। अब देखिए आने वाले दिनों में इसको कैसे सेटल होता है। कुछ लोग कोर्ट कचहरी भी चले जाते हैं, तो केंद्र जो है अब एमिकेबली इस मामले को कैसे सुलटाता है, इट इज़ टू बी सीन। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने से पहले ही अपने मंत्रियों को फौरी तौर पर 100 दिन और आने वाले 5 वर्षों का रोड मैप लाने के लिए कह दिया। आखिर इतना आत्मविश्वास मोदी में आता कहाँ से? इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मविश्वास, और जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। उनको भरोसा है कि भाई 370 ना सही, 340 सही या 372 सही, सरकार तो बन रही है ना बहुत कंफर्टेबली, और वो तय करेंगे। और उनका सारा फोकस डेवलपमेंट पे रहता है। एक बार पहले फोकस रहता है सरकार बनाने पे, जीतने पे। वो मेंटली जीत चुके हैं चुनाव को जो है। अब उन्होंने गवर्नेंस अभी से शुरू कर दी है। अभी एक दिलचस्प बात ये होगी इसके अंदर कि नरेंद्र मोदी सुना है 3 मार्च को कोई कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, इसमें सबको अपने अपने टारगेट देंगे इनको। अब मुझे लगता है 700 मंत्री तो बदल जाएंगे नई सरकार में, ऐसा मुझे आकलन लगता है। नरेंद्र मोदी पूरी पार्टी को, सरकार को नया चोला पहना रहे हैं, ऐसा लगता है, नए प्रयोग कर रहे हैं। उनके मन में जो था, अमित शाह के मन में जो भी था, ऐसे टिकट देना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो सब वो लोग कर रहे हैं। ये तो अलग बात है कौन से मंत्री उस एजेंडा को लागू करते हैं, लेकिन इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग चुनाव जीतने के बाद में, चुनाव जीतने से पहले ही जो है आप अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की ज्ञान थ्योरी क्या है? ज्ञान थोड़ी दिलचस्प है। वो तो एक नारा ऐसा देते हैं जो पॉपुलर हो जाता है, हिट हो जाता है। ज्ञान का मतलब है गरीबी, जी ठीक है। वाई का मतलब है यूथ, ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब है नारी शक्ति जो है। तो एक नारा चल पड़ा है अच्छे से जो है, और वैसे फार्मूला तो है ही बाकायदा, विनिंग फार्मूला है, बट मोर ऑफ ए पॉपुलर स्लोगन आल्सो, दैट्स ऑल। सर, पिछले दिनों अमित शाह ने हैदराबाद में मुलाकात की थी एनटीआर के पोते से और फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर से, तो इस मुलाकात का एजेंडा आखिर क्या था? एजेंडा पॉलिटिकल होता है, पार्टी के लोगों को तोड़ के लाओ, एक परसेप्शन बनाओ उसके अंदर कि हम जीत रहे हैं। तो आंध्रा में, और फिर कुछ लोग भी इच्छुक रहते हैं आगे से आगे आने के लिए जो है। अब चार्म तो है ही ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिलने का चार्म अपने आप में एक चार्म है। खास करके अमित शाह जब जाते हैं, जो लोग स्कैंडल में जो फंसे होते हैं, लोग इधर उधर पॉलिटिकल रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा और चार्म होता है कि चलो चलते हैं, उनकी शरण में चलते हैं, एक तरह से देखते हैं जो है, शायद समाधान मिले या जो भी कुछ है। तो गए, वो मिले, वहाँ से पॉलिटिकल टॉक हुई। अमित शाह ने पॉलिटिकल टॉक करी और कहा कि तुम स्टार हो यहाँ के, वो एनटीआर के पोते हैं और जूनियर स्टार हो। अच्छी मीटिंग थी। एक पुत्र के नाते अमित शाह ने उन्हें शाबाशी दी होगी, मतलब थोड़ा सा प्यार हुआ एक तरह से। और वो जब ज़रूरत होगी अमित शाह को, उनकी फ़ोन जाएगा और शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे अमित शाह के दरबार में। गुड। सर, नई लोकसभा भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया साउथ के सेंगोल दंड को। क्या इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पर? बस थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। ऑल दीज एक्शंस ब्रिंग साउथ क्लोजर टू नॉर्थ इंडिया और ब्रिंग नॉर्थ इंडिया क्लोजर टू साउथ। आप देखिए, अब सेंगल का क्या किस्सा है, मैं पढ़ रहा था सेंगल क्या है। सेंगल बेसिकली क्या है कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है एक तरह से। सेंगल जो है निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है इसको। और ये आज से थोड़ी है, बरसों पुराना है। जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को आज़ादी की बात तय हुई थी, ठीक है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे सूट नहीं करती उनके ज्योतिष को। वो चाहते थे 14 तारीख को किया जाए। मित्र देशों की सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था उनके वहाँ, तो दूसरी वर्षगांठ थी, तो उन्होंने कहा मैं इस पर करना चाहता हूँ। ज़िद हुई, पंडित नेहरू थोड़ा झुके, तो उन्होंने कहा ठीक है 14 तारीख की रात को कर लेते हैं, 12 बजे कर लेते हैं। तो 14 तारीख की रात को 11 बजे जो है
अपने पार्लियामेंट के बाहर जो है लाखों लोग आए, नारे लगे, उत्साह हुआ। और रात को 10:45 पे है ये सेंगल जो है इक्विपमेंट, जो यंत्र है आपका, दंड कहते हैं, सेंगल दंड जो है, ये वहाँ पे जो है पूरी पूजा पाठ के साथ में पंडित नेहरू के हाथ में समाया गया, जो है पीताम्बर पंडित नेहरू को पहनाया गया, या माथे पे धूल लगाई गई, वो जो लगाते हैं इस तरह मंदिर की धूली जो है, और कुछ और वो माथे पे तिलक वगैरह किया गया वहाँ पे, और सेंगल उनको दे दिया गया, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक ब्रिटिश शासन से भारत की और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ। लेकिन सब प्रचार नहीं हुआ। पंडित नेहरू को डर था कि मेरी सेकुलर इमेज जो है ना इससे इफेक्ट होगी। अब आज जैसा शासन तो नहीं है ना, आज तो उस तरह की सेकुलर नहीं चाहिए इनको, ये तो राष्ट्र की इमेज की बात करते हैं, आज तो राष्ट्र की जो प्रतीक है उसकी बात करते हैं, आपने देखा है जो है। तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो सेंगल वहीं वो बात दब गई, वहाँ ज़्यादा आई नहीं। अब क्या हुआ कि जब ये नया भवन बना, प्रधानमंत्री ने स्पीकर ओम बिरला के साथ उसका डिस्कस किया और जो बना, तो तय हुआ कि भाई उस सेंगल, उससे पहले ये बात सामने आ गई थी नरेंद्र मोदी सामने कि वो सेंगल उसके बाद तो खो गया था, जवाहरलाल नेहरू के बाद में कहीं पड़ा हुआ था, कहीं म्यूज़ियम के अंदर जो है। तो एक मैगज़ीन ने एक आर्टिकल लिखा, एक मैगज़ीन है, तमिल की मैगज़ीन निकलती है, उसमें जो है ये सुब्रमण्यम, जिसको पद्मा सुब्रमण्यम आज अवार्ड मिला, शायद यही महिला है वो, उसके संगम के बारे में लिखा। तो उसको ढूंढा, पता किया, तो एक म्यूज़ियम में पड़ा हुआ मिला उसको। उसने प्रधानमंत्री को सूचित किया, प्रधानमंत्री ने तुरंत इनिशिएटिव लिया। यही तो खास बात है पीएमओ की, इमीडिएट एक्शन होता है, इमीडिएट कॉग्निजेंस होता है, कागज़ पड़ा नहीं रहता, उसका डिस्पोजल होता है, उस पर फैसला होता है उस पर। तो ढूंढ के लाया प्रधानमंत्री के पास में, उनको समझ में आया बात है कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है तो करें। तो उन्होंने नए पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट को एक प्रतीक माना हस्तांतरण का। आप यूँ मानिए, व्यक्ति नहीं बदले, शासन नहीं बदला, भवन बदला जो है, प्रतीक माना। और पूजा पाठ के साथ में साउथ के पंडित सब आए और सारा हुआ वहाँ पे। तो इसका मैसेज बहुत अच्छा गया वहाँ पे कि साउथ के प्रति कितना प्यार है उनको, उनके मन में, जैसे साउथ के मन में है ना एंटी सनातन, इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। ये तो वहाँ के लोगों को गले लगा रहे हैं, उनको पद्मश्री दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, उनके सेंगल को लाके पूजा कर रहे हैं उसकी। सो दिस इज ऑल। सर, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बना हुआ है और तमिलनाडु में हमने देखा है कि गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर के बीच जो विवाद अभी नज़र आ रहा है, वो आप इसको कैसे देखते हैं? ये अनफॉर्चुनेट है। मैं तो थोड़ा सा मानता हूँ गवर्नर शायद थोड़ा ज़्यादा गलती पे सभी लोग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा गलती पे हैं। आप देखिए, पहले वो नागालैंड में थे, वहाँ भी विवाद कुछ हुआ जो है, और वो बात नहीं बनी, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होके फिर यहाँ पे आ गए। आप देखिए तमिलनाडु में अब यहाँ क्या है कि 2-3 मेजर कंट्रोवर्सी हो गई। पहले तो यूनिवर्सिटी वालों से कंट्रोवर्सी वो सब गवर्नर्स की रहती है आजकल, चांसलर होते हैं, चांसलर वाइस चांसलर, झगड़ा उनका रहता ही है। शायद ही कोई ऐसी स्टेट हो जहाँ का वाइस चांसलर गवर्नर का झगड़ा नहीं हो या चांसलर झगड़ा नहीं हो उनका मामले। चलिए वो तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा मुद्दा ये आया यहाँ पे कि 10 बिल थे भेजे, तो गवर्नर ने रोका, 2 साल तक पड़े रहे। मे बी सम पॉलिटिकल थिंग, पॉलिटिकल पार्ट उसका हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता उससे जो है। फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा करके भाई आप जो है ब्रेक द आइस विद ए हॉट कप ऑफ टी, गवर्नर से कहा। गवर्नर ने इन्विटेशन भेज दिया चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर अब जाएंगे, कब बैठेंगे, कब होगा नहीं होगा, अभी 10 बिल रुके हुए हैं। तो विवाद की बात होती है कहने का जो है। और फिर दूसरा जो है उसी से जुड़ा हुआ एक नई बात कह दी उन्होंने, वो उन्होंने कह दिया कि जो तमिलनाडु का नाम है ये एल के बजाय झ कर दो, तमिलनाडु कर दो, और बाकायदा इन्विटेशन छपा के अपने घर से भिजवा दिए। अब ऐसा थोड़ी होता है, देखो आप गवर्नर और राज्य का नाम बदलना उसका प्रोसेस है, तरीका है। आप पहले अमित शाह को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, फिर प्रधानमंत्री को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, फिर आइए पीएमओ में कागज़ लेकर समझाइए उन लोगों को, सारा कागज़ प्रोसेस जैसे होता है सारा वो होना चाहिए। ऐसा शायद मेरे ख्याल से नहीं हुआ, उस पर काफ़ी मतलब एक मजाक उड़ा। और फिर इसी तरह का ये एक मुद्दा और था, हाउस में उनको भाषण देना था, तो पढ़ा हुआ भाषण जो गवर्नर का क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद भाषण बना के देती है, नॉर्मली गवर्नर उसको पढ़ते हैं, चाहे उसे एग्री हैं कि नहीं है। और बड़ा विचित्र होता है, जैसे आज अब जैसे तेलंगाना में हुआ ना, जैसे कि बीजेपी उस तरह के केसीआर की सरकार थी, नई सरकार आई यहाँ पे, उसने बिल्कुल उसका उल्टा भाषण बनाया और गवर्नर को पढ़ना पड़ा। गवर्नर हैज़ नो अदर ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो लिख के आया है कैबिनेट का वो आप पढ़िए उसको। अब ऑप्शन है कि नहीं, इस पर डिबेट थी, तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं पढ़ता उसको, मैं तो चेन्नई के करुणानिधि इनके अन्ना की तारीफ़ नहीं करना चाहता, और जो द्रविड़ का मॉडल है मैं उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहता जो है। और 1.5 मिनट में ही चले गए। और राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान भी नहीं हुआ वहाँ से, तो राष्ट्रगान के बिना ही चले गए। तो फिर विवाद हुआ वहाँ जा कर के जाए। तो ये सारी बातें क्या ना अनफॉर्चुनेट हैं। और अगर वो ये सोच रहे हैं गवर्नर कि मैं कोई पॉलिटिकल कोई मोटिव पूरा कर रहा हूँ किसी का, तो गलती पे हैं।
अल्टीमेटली आपके इन एक्शन से किसको नुकसान है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की इमेज प्रभावित होती है इससे। और नरेंद्र मोदी हमेशा इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें आपके ऐसे छोटे मोटे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के एक्शन से हमें नहीं चाहिए। वैसे पहले तो बहुत तय है कि सरकारी अफसर या चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर, इनके सपोर्ट से कोई न तो हारता है न कोई जीतता है। वहाँ पे जो है आज नरेंद्र मोदी कहाँ आसमान पे हैं। आज उनके सरकार का गवर्नर ऐसा एक्ट करता है तो कहीं के रिफ्लेक्शन सरकार पे भी जाता है जाके। कुछ एक मामलों में एक्सेप्शन हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं। हम सब एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, कई बार ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, माना मैंने। ये थोड़ी कि हर बात में विवाद होगा, आप राज्य का नाम ही बदल दोगे बैठ के, यार ऐसा थोड़ी होता है ये। तो मेरा ये कहना ये है कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर शुड इंटरवीन। इस तरह से जो है ये मतलब इट इज़ ब्रिंगिंग ए बैड नेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पज एट ऑल। दिस इज़ ऑल। आई आल्सो शेयर द पेन ऑफ द इंसिडेंट। सर, सुपरस्टार्स से प्रभावित राजनीति रहती है तमिलनाडु की, साउथ की। रजनीकांत, कमल हसन की बात कर लें, और अब एक नए सुपरस्टार हैं विजय, उन्होंने भी राजनीति में एक पार्टी बना ली है। इन सब का परिणाम आप कैसे देखते हैं? कितना परिणाम ये है कि सिनेमा स्टार का तो बड़ा रोल रहा है वहाँ पे। एमजीआर का, जयललिता का, आप देखिए ना कितने हिट होते थे वो लोग। उसी से प्रेरित होके, उसी से आकर्षित होके कमल हसन और ये रजनीकांत आए। अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गए राजनीति में। अब कमल हसन की तो हालत ये है कि वो कह रहे हैं डीएमके से, कांग्रेस से, यार मेरे को एक सीट तो दिला दो, या राज्यसभा भेज दो मुझे, या एक सीट मेरे को लड़ने के लिए दे दो। तो टोटली फ्लॉप शो। अब नाउ दिस इज़ टू बी सीन कि ये नया आया है कैरेक्टर, इसमें नए व्यक्ति आए हैं जो, इनका क्या किस तरह का रोल होता है, किस तरह से है। एक अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि भाई मैं ना अपनी फिल्मों का काम ज़रूर जारी रखूँगा। एक उसमें मतलब काम मेरा कैरियर का रहेगा, पॉलिटिक्स होगा जैसे। और फिर क्या, मैं इस चुनाव में कुछ नहीं कर रहा, मैं 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो दूर है, अभी दूर की कौड़ी है। अभी लेट्स सी कि इनका हश्र भी कमल हसन, रजनीकांत जैसा होता है या ये जयललिता बन के उभरती है वहाँ पे। दिस इज टू बी सीन। एमएसपी के मामले से हाँ। साउथ के किसान आखिर क्यों दूर हैं? वो ऐसा है कि उनके अपने डिफरेंट है, उनके इंटरेस्ट जो है। दो बातें इसके अंदर हैं। एक तो क्या है कि वहाँ पे जो एमएसपी है उसका जो मार्केट रेट है, फसलों का जो मार्केट रेट है वो एमएसपी से ज़्यादा है ऑलरेडी। और वहाँ पे कमर्शियल फसलें होती हैं, वहाँ पे चाय होती है, कॉफ़ी होती है, नारियल होता है, खाली धान और गेहूँ नहीं होता वहाँ पे जो है। तो उनकी जो प्राइस है, खरीदने की प्राइस मार्केट की है, वो एमएसपी से ज़्यादा है। उनका इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर जो है। और दूसरा क्या है कि वहाँ की सरकार ने डंडा चलाया कि कोई ज़रूरत नहीं दिल्ली जाने की, बार बार दिल्ली में परेशान करोगे लोगों को और हमें परेशान करोगे। और रास्ते में रोका गाड़ी में, ट्रेन में आ रहे थे, 100 आदमी भोपाल में उतार लिया, किसी को कहाँ उतार लिया। ये पार्ट ऑफ गवर्नेंस है ना भैया, सब कुछ मिल रहा है यहाँ ज़बरदस्ती, जिसे हम कहते हैं दूसरे के फटे में आप टांग दे रहे हैं अपनी ज़बरदस्ती। भाई उत्तर भारत इन द सेंस आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा ना। तो इसलिए क्या हुआ कि सपोर्ट नहीं मिला यहाँ के लोगों को साउथ का, और कोई खास रेलेवेंस नहीं इस बात की। मिलता तो 100 लोग आगे क्या करते हैं यहाँ पे, पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट मैच नहीं करता नॉर्थ इंडिया के इंटरेस्ट से। तो ठीक है, इट्स फाइन। सर, सुना है इंडी गठबंधन ने 221 लोकसभा सीटों पर आपस में सहमति बना ली है। पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। वैसे तो भाजपा 51%, 56% की बात होती है कि हमारे पास बहुमत है देश में, कोई कहीं से लड़े कहीं से खड़ा हो, लेकिन मन में तो आता है ना थोड़ा सा। और 221 क्या एक्चुअल जेन्युइन है क्या? और अगर वास्तव में अगर जेन्युइनली एक कैंडिडेट खड़ा हुआ तो दिक्कत है। और 221 फिर 300 पे भी हो जा सकती है बात एक तरह से। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मेरा मतलब ये है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको मालूम है कि गठबंधन एक फ्लॉप शो माना जा रहा था और हर जगह से टूटने की खबरें आ रही थी, लड़ाई खबरें आ रही थी। अब क्या है, जुड़ाव की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, मान लो केजरीवाल से आ रही हैं, उधर महाराष्ट्र से आने वाली हैं, और जगह से आ रही हैं। तो क्या है कि बड़ा विचित्र लगा लोगों को कि ये तो गठबंधन टूटा हुआ था, फ्लॉप था, ये वापस कैसे रीएमर्ज हो रहा है जो है ये। तो अगर ये बात सही है, अभी चुनाव में काफ़ी समय है, टिकटों में काफ़ी समय है, अभी येट टू बी सीन। लेकिन अगर 221 लोग हो गए हैं और कुछ लोग और आगे से बढ़ते जा रहे हैं, तो भाजपा को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज किया उन्होंने स्ट्रैटेजी को। देखो, भाजपा वाले तो 24 घंटे राजनीति करते हैं हमेशा। 24 घंटे में समझ लीजिए 23 घंटे 59 मिनट राजनीति होती है। और इमीडिएटली उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया है। पहले 160 सीटें डिक्लेयर करने वाले थे, कमज़ोर थी, सहयोगी दलों के साथ देनी थी और सब करना था उनको, जो इसी फरवरी में करनी थी। फरवरी तो 2 दिन बचे हैं, जो है कुछ हुआ नहीं है। तो वो भी देख रहे हैं कि क्या ये वास्तविकता है कि 221 सीटों का कॉमन कैंडिडेट, और है तो उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। एक तरह से है। सहयोगी दलों में थोड़ी चिंता हो रही है कि यार जल्दी से डिक्लेयर करो ताकि हमारा भविष्य इसमें क्लैरिटी में क्लियर होए। तो कुल मिला क्या है, इट्स ए पॉइंट ऑफ कंसर्न बट नॉट ए रियल थ्रेट टू बीजेपी एट द मोमेंट। सर, हिमाचल में आज राज्यसभा वोटिंग थी, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी क्रॉस वोटिंग हुई, तो आपको लगता है कि सिक्कू सरकार अब खतरे में है या बच जाएगी? एब्सोल्युटली खतरे में है।
9-10 आदमी निकल गए सरकार से। आप आंकड़ा देखिए 68 है वहाँ टोटल संख्या जो है, 40 थे इनके पास, 10 निकल गए, 9 निकल गए, 30 रह जाएंगे आप पास में। भाजपा में 9 जुड़ जाएंगे तो 34 हो जाएंगे, 34-35 हो जाएंगे वहाँ पे। तो क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देंगे, वो तो कल ही मूव कर देंगे एक तरह से। और चूंकि सब कुछ अनुकूल है केंद्र सरकार के उस तरह से जो है, तो असेंबली का सेशन भी आहूत हो जाएगा। गवर्नर कह देंगे उनको नॉर्मली कि चलो 3 दिन में कर दो, ज़्यादा 1 हफ्ते में कर दो, भाई 4 दिन में कर दो जो है। लेकिन बचना मुश्किल है सरकार का। एक हिमाचल है क्या, तो एक सरकार और कांग्रेस की गिरती है चुनाव से पहले, तो बीजेपी के लिए मैसेज है इसका, बीजेपी के मायने हैं इसका। और वो जो बात है कांग्रेस सरकारें स्थायी तौर पे शासन नहीं कर सकती, लड़ाई झगड़ों में निबट जाती हैं, वो मैसेज सही निकलेगा। पर प्रिसाइज बात यह है कि सब कुछ सरकार खतरे में है और मूल्य अगले 10-15 दिन में अविश्वास मत में हारती हुई दिखाई दे रही है। सर, साउथ और साउथ से जुड़े चुनाव की इस चर्चा के बीच में मैंने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक रेल क्रांति का आगाज़ कर दिया है, ये क्या है? ये अद्भुत है। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं, 48 घंटे करते हैं, 100 घंटे करते हैं। कल आप देखिए वो द्वारका में डुबकी लगा रहे थे, फिर अचानक मैंने देखा 41,000 करोड़ के 2,000 प्रोजेक्ट, 553 रेलवे स्टेशन, 27 राज्य। क्या क्रांति आ रही है भाई। माना कि होमवर्क पीएम और अश्विनी वैष्णव ने कर लिया होगा, पर फिर भी आपको देखना तो पड़ता है, उस फंक्शन में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इतनी बड़ी रेल क्रांति कल प्रधानमंत्री ने उसका आगाज़ किया है। इससे एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है, कि यह घटना जो है हमारा जो तीसरा टर्म है उसमें डेवलपमेंट का जो स्केल है और स्पीड है उसको दर्शाता है। कितने स्केल और कितनी स्पीड से हम लोग चलने वाले हैं आगे जाके, तो बड़ी घटना है। और एक अच्छी बात है कि भारतीय रेलवे का देखो टोटल कायाकल्प हो रहा है, जिसे कहना चाहिए। और वंदे भारत अपने आप में एक है ना नया एक्सपेरिमेंट, अब पूरा देश ही वंदे भारत हो जाएगा रेलवे का जो है। तो ये बहुत बड़ी घटना है कल वाली, जिसका इस आपका सवाल मतलब हो सकता है लोगों को ये क्या हम तमिलनाडु डिस्कस कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, बट इज वर्थ टू डिस्कस दिस इशू। It was an initiative or initiation of a major railway revolution under Modi's leadership for the 3rd term. एक तो ये क्रांति है और बाकी दक्षिण में क्या क्रांति बीजेपी करती है, ये पूरे आपके एनालिसिस से निकलकर ज़रूर सामने आता है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री मोदी, उनके जज्बे, उनकी सोच, उनकी नीति, उनकी नीयत की बात की, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री अयोध्या से रामेश्वरम यानी कि राम पथ पर चलते हुए, कर्तव्य पथ का पालन करते हुए दक्षिण पथ तक पहुँचने की जो कोशिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी को जब मैदान में उतार दिया है तो ये पता है कि सियासत की जो हवा है उसका रुख पूरी तरीके से बदला जा सकता है। और इसीलिए साउथ में अगर किसी ने मोर्चा संभाला है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अलायंस यहां पर कहां है, ये बड़ा सवाल है। क्या वो अभी भी प्रधानमंत्री के सवालों को लेकर निरुत्तर नजर आ रहा है, ये देखना होगा। बहरहाल 2024 के चुनाव नजदीक है और दक्षिण में मोदी बीजेपी को, एनडीए को कहां पर लेकर जाते हैं, ये भी सवाल भविष्य के गर्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में शामिल होने के लिए और दक्षिण की राजनीति पर इस गहन चर्चा के लिए। इसी के साथ द जेसी शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।